इस मानवा में हमारे प्रोटैगनिस्ट का चाइल्डहुड लिटरली फक्ड अप निकलता है। उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसको अनाथ छोड़ दिया और जिस औरत ने उसको पाला उसने उसको काफी ब्रूटली रखा, जहाँ पर उसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए ही लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। और आखिर में हमारे एमसी का दी एंड हो जाता है, लेकिन ह्यूमन टेक्नोलॉजी उसको रिबॉर्न करती है। आप सोच रहे होंगे ये मानवा तो किसी घिसी पिटी मानवा जैसी है, हमारा एमसी रिबॉर्न होता है और अपना रिवेंज लेता है, लेकिन नहीं। एक्चुअल में इस मानवा के अंदर विलन है वैम्पायर और वैम्पायर का लीडर है जुलुइस। जुलुइस पूरे ह्यूमन काइंड को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे भी एक ह्यूमन का हाथ है। बट एक्चुअल में ह्यूमंस ने गट्स को इसलिए कॉर्प्स नाइट बनाया ताकि वो वैम्पायर्स के लीडर को मारकर ह्यूमन काइंड को बचा सके। ये मानवा आपको एक्शन थ्रिल के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी वाइब भी देगी, क्योंकि मैंने इस मानवा का वॉइस ओवर ही कुछ ऐसा किया है। एंड नाउ यू वी वॉच्ड न्यू जर्नी ऑफ कॉर्प्स नाइट गंथर। मांगा के स्टार्टिंग पैनल में हमें वैम्पायर्स को दिखाया जाता है जिनके सामने ह्यूमन किंग यानी कि इंसानों के राजा अपने घुटने के बल बैठे होते हैं। वे अपनी राजगद्दी वैम्पायर के किंग को सौंपते हुए अपने एंसेस्टर्स की तरफ से माफी मांगता है, जो भी वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच में पहले लड़ाई हुई थी उसके लिए। लेकिन वह हरामजादा वैम्पायर्स का किंग उसकी बात को नहीं समझता और उसकी गर्दन को काट देता है और अपने सभी साथी वैम्पायर्स को ऑर्डर देता है जितने भी इस धरती पर इंसान है उन सभी को मार डाले। और उस दिन के बाद से वैम्पायर्स का एरा शुरू हो गया। सभी के सभी वैम्पायर्स ने अपने किंग के ऑर्डर को मानते हुए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। और एक दिन सिर्फ 2 वैम्पायर्स ने पूरे इंसानों के ग्रुप को खत्म कर दिया था और उनके सामने कुछ बच्चे और 4 नाइट्स खड़े थे। तभी उन इंसानों के बीच में एक बच्ची उन दोनों वैम्पायर से कहती है, तुम वैम्पायर्स का वजूद ज्यादा समय तक नहीं बचने वाला। और ये बात मुझे गॉड ने सपने में आकर कही थी, क्योंकि गॉड जल्दी ही एक हीरो को इस धरती पर भेजने वाले हैं इंसानों को बचाने के लिए। उस लड़के की बात सुनकर उन दोनों वैम्पायर्स में से एक उसी के लिए प्रे करके उसको मारने के लिए बढ़ता है और सिर्फ वह अकेला वैम्पायर वहाँ पे मौजूद 4 नाइट्स को अकेले ही मार देता है। और अब बारी थी उस लड़की की जिसने गॉड की बात पर यकीन किया था और अब वक्त है उसको हमेशा के लिए सुला देने का। तभी उसका साथी उसको आवाज देता है और जब वे दोनों अपने पीछे देखते हैं तो एक नाइट उन दोनों वैम्पायर्स की तरफ ही पड़ रहा है। लेकिन एक चीज की गड़बड़ है, उन वैम्पायर्स को उस नाइट में से ह्यूमन बीइंग की स्मेल नहीं आ रही। देखने से ऐसा लगता है कि ये नाइट कॉर्प्स हो। फिर वह नाइट उन दोनों वैम्पायर्स की तरफ भागते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के उन दोनों वैम्पायर्स में से एक कहता है, अरे वाह, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये बिना डरे हम वैम्पायर्स के सामने आ रहा है। फिर वह नाइट काफी तेजी के साथ उस वैम्पायर के फेस पर पंच मारकर उसको जमीन पर पटक देता है, साथ ही में उसकी दिल को डिस्ट्रॉय कर उसके काम को भी तमाम कर देता है। अब बारी है उस दूसरे वैम्पायर की और वो वैम्पायर काफी स्पीड के साथ उस नाइट की तरफ बढ़कर अपनी स्वॉर्ड को उसकी दिल में स्टैब करता है। लेकिन उस नाइट को कुछ भी असर नहीं होता और वह उसके सर को पकड़कर आसमान में उठा देता है। जब वह वैम्पायर उस नाइट से पूछता है कि उसने उसके हर्ट पर अपनी स्वॉर्ड से स्टैब किया लेकिन तब भी वो मरा क्यों नहीं, तो इसका जवाब वह नाइट नहीं देता और उस वैम्पायर को भी मार देता है। वो नाइट उनसे कहता है, अगर तुम इस रास्ते से सीधा जाओगे तो 5 किलोमीटर दूर एक टेम्पल है जहाँ पर वैम्पायर नहीं आ सकते। इस जगह से ज्यादा तुम उस टेम्पल में सेफ हो। वे सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं और वह लड़की उस नाइट से कहती है, तुम वही हीरो हो ना जिसको गॉड ने यहाँ पर भेजा इंसानों को बचाने के लिए। उस लड़की की बात को वो नाइट कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है और जब वे अपने हेलमेट को उतारता है तो उस नाइट के चेहरा इंसानों के जैसा था ही नहीं। उसके चेहरे पर टाके और मैकेनिकल चीजें लगी थी और जैसे ही उस नाइट की नोज जमीन पर गिरती है तो ये देखकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस नाइट को मॉन्स्टर समझकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब इस दुनिया में एक अफवाह फैल चुकी है कि वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक नाइट आ चुका है और वो नाइट कोई ऐसा वैसा नाइट नहीं बल्कि एक इमॉर्टल नाइट है। और हाँ, यही नाइट है हमारी मानवा का मेन प्रोटैगनिस्ट गंथर। अब यहाँ से हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अजीब सी मास्क को पहने लोग एक वॉरियर को ढूंढते हैं और अपने आंखों के सामने देखकर उन्हें भी हैरानी होती है। एक वॉरियर मरने के बावजूद अपने पैरों पे खड़ा है और इस वॉरियर का नाम है गंथर। गंथर 228 फाइट्स में लड़ा और उनमें जीता भी बिना हारे। उनमें से एक अपना मास्क उतारकर गंथर को ग्लैडिएटर कहते हुए ह्यूमैनिटी की आखिरी
होप कहते हैं। और हाँ, हमारे गंथर की लेफ्ट आई में डैमेज है, बिल्कुल गट्स की तरह। उसके बाद गंथर देखता है कि उसने कई सारे लोगों को मार रखा है और वह उनके ऊपर भी चढ़ा है। तभी उसको एक आवाज आती है, तुमने काफी अच्छा काम किया गंथर, तुम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के सर्वाइवर बने हो। गंथर की आंख खोलने पर वह देखता है वहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे उसके उठने पे। गंथर उनसे पूछता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो मर गया था और तुम लोग मुझे देखकर इतने खुश क्यों हो। उन लोगों में से एक एरिन गंथर को बताती है कि उसको रिबॉर्न करा गया है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। राइनो नाम का एक बंदा वहाँ पर मिरर को मंगाता है और जब गंथर खुद को देखता है तो उसके हाथ पैर नहीं होते और उसकी पूरी बॉडी मैकेनिक से बनी है। एज अ ग्लैडिएटर, राइनो गंथर को बताता है कि उसके सर में एक स्पेशल डिवाइस लगाया गया है जिसको लाइफ मेंटेनिंग डिवाइस कहा जाता है। इस डिवाइस को सिर्फ एक बार ही बनाया जा सकता है एक इंसान की मदद से, और जब तक ये डिवाइस गंथर के सर में सुरक्षित है गंथर कभी भी नहीं मर सकता, भले ही उसकी बची कुची बॉडी जल के न जाए या फिर कट जाए। एरिन वहाँ पर गंथर की मॉडिफाइड बॉडी को लाती है जो कि स्पेशल आर्टिफिशियल मसल्स है। इन मसल्स को कम मत समझना, एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ये मसल्स 10 गुना पावर जनरेट कर सकते हैं। और इन सभी फिजिकल एबिलिटी के साथ गंथर एकदम परफेक्ट है वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। इसके अलावा तुम ही वो हीरो बनोगे जो कि इंसानियत को वैम्पायर्स के आतंक से बचाएगा, इसलिए इंसानियत को बचाने के लिए मना मत करना गंथर। इसके लिए गंथर एक स्पेशल कंडीशन रखता है और कंडीशन बताने के लिए वह राइनो को अपने पास आने के लिए कहता है। जब राइनो गंथर की कंडीशन सुनने के लिए उसके पास जाता है तो गंथर अपनी थाई से उसके सर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, बेवकूफ बस्टर्स, मेरी सिर्फ एक ही स्पेशल कंडीशन है कि तुम लोग मुझे अभी के अभी आजाद करो। वैसे तुम्हें पता है आखिर मैं कैसे एक वॉरियर बना, इसके पीछे की कहानी है। मैं बिना डरे लोगों को मार देता था। वैम्पायर्स काफी गंदे होते हैं लेकिन ह्यूमंस उनसे अलग नहीं, वो भी सेल्फिश और नैरो माइंडेड होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी इंसानियत को नहीं बचाने वाला, इससे अच्छा तो मैं अपनी न्यू लाइफ पर फोकस करूंगा। और अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं इस गंजे का सर यहीं पर कुचल दूंगा। जाओ मेरे हाथ और पैरों को वापस लाओ। गंथर की बात सुनने के बाद एरिन अपनी घड़ी देखती है और जब गंथर उससे कहता है ये घड़ी देखने का समय नहीं है तो एरिन बताती है, गंथर तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही सेकंड बचे हैं। और एरिन के एक गिनते ही गंथर को एक ताकतवर झटका महसूस होता है और इस झटके की वजह से राइनो गंथर की पकड़ से छूट जाता है और गंथर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर दोबारा गंथर की आंखें खुलती है और जब वे अपने सामने देखता है तो राइनो उसी को देख रहा है। गंथर राइनो से पूछता है, आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ था, ये झटका क्या था। तो राइनो बताता है, इस दुनिया में एनिमल्स और मशीन इन सभी चीजों को हिलने के लिए पावर की जरूरत होती है और तुम्हारे केस में भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो पावर तुम्हारी बॉडी को मूव करने के लिए चाहिए होती है वो है लिविंग ह्यूमन की एक लाइफ फोर्स। और गंथर देखता है उसके सर के पीछे वाला लाइफ मेंटेनिंग डिवाइस एरिन के साथ कनेक्ट है किसी वायर के थ्रू। फिर एरिन गंथर को बताती है, जब ये डिवाइस हम दोनों की आपस की बॉडी में कनेक्ट होता है तो तुम्हें इतनी लाइफ फोर्स मिल जाती है जितना तुम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये कनेक्शन कट ऑफ होता है तो तुम्हारी टाइम लिमिट शुरू हो जाती है और वो तुम्हारी टाइम लिमिट है 2 घंटे। ये सुनकर गंथर चिल्ला पड़ता है, क्या कहा तुमने, सिर्फ 2 घंटे? 2 घंटे में मैं क्या अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगा। राइनो गंथर को बताता है, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि ह्यूमैनिटी को बचा कर रख सके। इसके लिए हमने ट्रांसप्लेट डिवाइस को उन इंसान की बॉडी पे इंजेक्ट किया जिनके पास लाइफ फोर्स प्रोवाइड करने की पावर हो। हमने 100 लोगों के अंदर इस डिवाइस को इंजेक्ट किया लेकिन उनमें से सिर्फ 1 ही सक्सेसफुल हो पाया और वो है एरिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। तुम्हें जिंदा रहने के लिए एरिन की लाइफ फोर्स की जरूरत है। जैसा तुमने कहा, तुम लड़ाई सिर्फ अपनी लाइफ के लिए करोगे, इंसानों के लिए नहीं। एरिन के बिना तुम सिर्फ 2 ही घंटे जी सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस है। पहला, अपने 2 घंटे हमसे लड़ाई कर कर खराब करो और दूसरा, हमारे साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को बचाओ और एरिन को भी, क्योंकि एरिन के बिना तुम सिर्फ 2 ही घंटे सर्वाइव कर पाओगे। और उस कमरे के अंदर एक वॉलंटियर भागते हुए आकर राइनो को बताता है, जनरल राइनो, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर वैम्पायर। क्या हमारा स्वागत नहीं करोगे? हमें यहाँ पर मिस्टर बेंगल ने भेजा है। उन्होंने कहा हम सभी खूबसूरत आदमी और औरत को पकड़कर उनके पास ले जाएं। और देखने से लगता है यहाँ पर कई सारे वैल्यूएबल इंसान हैं जो कि हमारे भी काम आ सकते हैं। उन वैम्पायर्स को देखकर राइनो डर जाता है और गंथर राइनो को जल्दी से उसके हाथ और पैरों को कनेक्ट करने के लिए बोलता है। इस काम में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए राइनो अपने साथियों को उन वैम्पायर से फाइट करने के लिए बोलता है। लेकिन वो लोग राइनो की बात नहीं मानते, उल्टा वे राइनो को उन वैम्पायर से लड़ने के लिए बोलते हैं।
गंथर के हाथ पैर तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइनो गुस्से में उन्हें याद दिलाता है कि वह इस ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन है, अगर वो मर गया तो उनका वजूद कुछ नहीं रहेगा। उनकी इस बहस को एरिन सुन लेती है और वे क्रॉसबो उठाकर खुद ही उन वैम्पायर से लड़ने के लिए चली जाती है। एरिन को जाते देख गंथर एरिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एरिन उन वैम्पायर्स के सामने आ जाती है और जब वे दोनों वैम्पायर देखते हैं कि एरिन अकेले उनसे फाइट करने के लिए आई है बिना डरे, तो उनमें से एक कहता है, हाँ, काफी हिम्मत है तुम में, लेकिन हम वैम्पायर्स तुम इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर हैं। तभी एरिन उस वैम्पायर के ऊपर क्रॉसबो से शूट कर देती है, लेकिन वो वैम्पायर एरिन के एरो को पकड़कर उसको तोड़ देता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। एरिन भी उसके ऊपर निशाना साधकर उसके ऊपर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह वैम्पायर उसके सभी शूट से बचते हुए उसको आखिरकार पकड़ लेता है। अरे देखो तो इसका चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है मिस्टर बैंगल इसके चेहरे को जरूर पसंद करेंगे। हाँ ये खूबसूरत है, चलो चलो ये मुझे दे दो। अरे पागल हो गए हो, तुम्हें सच में लगता है मैं इतना खूबसूरत चेहरा तुम्हें दूंगा? ये कैसी बात हुई? लास्ट टाइम तुमने 2 लोगों को मारा था, अब ये मेरी है। फिर वे दोनों वैम्पायर्स एरिन के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और सही समय पर वहाँ पे गंथर आकर उन वैम्पायर्स के मुंह पे लात मार के उनको दूर फेंक देता है। उसके बाद वह एरिन के चेहरे को पकड़कर उसको अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि गंथर की जिंदगी इस समय एरिन है। तेरी ऐसी की तैसी भोसड़ी के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें लात मारने की? ये क्या, मैंने इनके सर को कुचल दिया था, लेकिन ये मरे क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ये रीजनरेट कर गए। अगर तुम वैम्पायर्स के दिल पे हमला करोगे तो वो लोग रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। तभी इनमें से एक वैम्पायर तेजी से गंथर की तरफ बढ़ता है और गंथर एरिन को राइनो के पास फेंक कर उसके हमले को सहन कर लेता है। लेकिन ये चीज देखकर उस वैम्पायर को भी हैरानी होती है। उसने गंथर के दिल पर हमला करा, लेकिन तब भी उसका खून नहीं निकला और ना ही वो मरा। तभी गंथर उसके थोपड़े पे पंच मारकर उसको हवा में चक्री बना देता है और दूसरा वाला वैम्पायर तेजी से एरिन की तरफ बढ़कर उसको मारने वाला था, लेकिन सही समय पर गंथर उस वैम्पायर को भी धूल चटा देता है। ये देखकर राइनो भी गंथर से इम्प्रेस है। गंथर फर्स्ट टाइम इस बॉडी को यूज कर रहा है और वो इतने परफेक्ट तरीके से वैम्पायर से फाइट भी कर पा रहा है और एरिन भी इस चीज को नोटिस करती है। गंथर उन वैम्पायर से फाइट करते वक्त खुद को इम्प्रूव कर रहा है और उसको लड़ाई करते वक्त काफी मजा आ रहा है। तभी गंथर आखिरी वाले वैम्पायर को भी पकड़कर उसको मारने वाला था और वे वैम्पायर गंथर के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है कि क्या तो एक मॉन्स्टर है? इंसानों ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट करा है। इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हारे आखिरी शब्द यही थे तो चलो अलविदा मेरे दोस्त। रुको रुको, 1 मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हें इसको जरूर सुनना चाहिए। हमारे लॉर्ड बंजल नेम वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हम उनको सेंस कर पा सकते हैं क्योंकि हमारा ब्लड उनके साथ कनेक्ट है। ब्लड रिलेटेड होने के साथ साथ अगर तुमने हमें मारा तो हमारे लॉर्ड बंजल नेम यहाँ पर आ जाएंगे कुछ ही घंटे में तुम्हें मारने के लिए। बंजल नेम तुम्हारा बदला लेने के लिए यहाँ पर क्यों आएगा? अरे इसलिए क्योंकि बंजल नेम हमसे प्यार करते हैं और अगर तुम उस लड़की को हमें सौंप दो तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। ऑफर तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। ये ले तेरी। उसके बाद गंथर दूसरे वाले वैम्पायर को भी मार देता है और एरिन से बंजल नेम के बारे में पूछता है, आखिर कौन है ये बंदा? एरिन बताती है बंजल एक हाई रैंक वैम्पायर है। इस धरती पर 3 तरह के वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला प्योर ब्लड वैम्पायर जो कि पूरी तरीके से वैम्पायर हैं। दूसरे में आते हैं हाई रैंक वैम्पायर्स जो कि प्योर ब्लड वैम्पायर्स के खून से बनते हैं। तीसरे और आखिरी वैम्पायर है लो रैंक वैम्पायर। उनके हेयर हमेशा ब्लैक ही होते हैं। वैसे जो हाई रैंक वैम्पायर है उनकी संख्या काफी कम होती है और वे अपने ब्लड को वेपन में कन्वर्ट करके फाइट करते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम हाई रैंक वैम्पायर्स के बारे में नहीं जानते। तभी राइनो गंथर और एरिन से कहता है, वो लोग जल्दी ही यहाँ पर पहुँचते होंगे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करनी होगी। फिर एरिन गंथर से कहती है, अब तक तुमने अपना कंफर्मेशन हमें नहीं दिया, क्या तुम हमारे साथ मिलकर वैम्पायर से फाइट करोगे? गंथर मान जाता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं उनके साथ मिलकर काम करने के अलावा। फिर एरिन गंथर को उसके प्रेसिडेंट के पास ले जाती है जो कि होता है राइनो के हाथ से बना हुआ आर्मर। एरिन उस आर्मर के बारे में कुछ फैसिलिटीज गंथर को बताती है, जैसे कि ये आर्मर एक चैन आर्मर है जो कि रिफाइंड मेथड से बना है। वैम्पायर से लड़ते समय ऐसा हो सकता है कि तुम उनसे स्पीड के मामले में मार खाओ, तो इस आर्मर को इस तरीके से डिजाइन करा गया है जिससे इस आर्मर में कम से कम डैमेज आए। और जो ये तुम्हारे हाथ में बना ब्रेसलेट है ये तुम्हारी टाइम लिमिट है कि तुम कब तक अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो। तभी ऊपर छत पे एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है और राइनो को लगता है कि बंजल नेम आ चुका है। ये आवाज
आवाज एक साइड से दूसरी साइड से धीरे धीरे करके आने लगती है और गंथर को लगता है ये कोई दुश्मन हो सकता है जो कि काफी बड़ा और ताकतवर है। तो इसलिए हम यहाँ से जल्दी से निकल रहे हैं। बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? एरिन बताती है इस जगह को वैम्पायर से बचाने के लिए हमने इसको अंडरग्राउंड में बनाया है और इसके बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो तुम्हारे ठीक सामने है। गंथर अपने हेलमेट को पहनकर उन सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। तभी वो आवाज एक बार फिर से उनके सामने वाले एग्जिट पे आती है और इस काले अंधेरे गेट में से 3 सर बाहर निकलते हैं। वो तीनों सर एक एक बार गंथर और उनके साथी से कहते हैं, तुमने क्या हमारी फैमिली के मेंबर्स को मारा है? गंथर उनके सामने आते हुए उनसे कहता है, हाँ मैंने ही उन 2 बदसूरत वैम्पायर्स को अपने हाथों से मारा है। फिर तो ये बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वैसे भी वो कई लोगों के साथ बदतमीजी भी कर चुके हैं। उनका चेहरा बदसूरत है इसलिए उनके माँ बाप भी उनसे नफरत करते हैं। उनकी इस बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। राइनो, क्या यही वो बेंजल है जिसके बारे में वो 2 वैम्पायर्स बात कर रहे थे? रुको मैं अभी पूछता हूँ। हे, क्या तुम बंसल हो जो इंसानों के सर को काट कर अपने पास रखता है? हाँ मैं बंसल हूँ। लगता है मैं काफी फेमस हो गया हूँ। अब इसके लिए माफ करना, हमने तुम्हारे फैमिली मेंबर को मारा लेकिन तुमने भी हमारे सबसे पहले कॉमरेड्स को मारा था तो हिसाब बराबर। वैसे तुम कोई ऐसे वैम्पायर नहीं लगते जो सीधा मार पिटाई करे। क्यों ना तुम हमें माफ करके हमें यहाँ से जाने दो। क्या मार पिटाई? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। और वैसे भी सूरज उगने वाला है और सूरज की रोशनी से हम जल सकते हैं, तो हमें यहाँ से जाना होगा। और तुम्हें पता है जो हम वैम्पायर्स के लॉर्ड है, उन्होंने हम सभी वैम्पायर्स को ऑर्डर दिया है कि हम इस धरती के सभी इंसानों को मार डालें, तो मुझे माफ करना। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, तुम भी बाकी वैम्पायर्स की तरह ही नाश पिटे निकले। वैसे एक बात बता दूं, मुझे हराना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ओह अच्छा, चलो देख लेते हैं कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। वैसे क्या तुम्हें पता है आखिर लो रैंक वैम्पायर्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? सुबह और दोपहर को हाई रैंक के वैम्पायर्स बाहर नहीं निकल सकते, तो वो लो रैंक के वैम्पायर्स हाई रैंक के वैम्पायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कहने के बाद वो वैम्पायर्स उस गेट में से धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है और हम देखते हैं वो सिर्फ 3 वैम्पायर नहीं, असल में कई सारे कटे हुए सर थे जो कि गंथर और उसके साथियों के बाहर जाने का रास्ते को घेर लेते हैं। एरिन थोड़ा ध्यान से देखकर सभी को बताती है कि इस वैम्पायर ने अपने ब्लड का इस्तेमाल करके सभी फेसेस को ज्वाइंट करके रखा है और अपनी इसी एबिलिटी की वजह से बंसल को फेस कलेक्टर वैम्पायर कहा जाता है। और इसको हराने के लिए हमें इसकी मेन बॉडी को ढूंढकर उसके दिल को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी वो सभी फेसेस एरिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन सही समय पर गंथर एरिन को बचा लेता है। बाहर मत आना, कोई सेफेस्ट जगह ढूंढो और छुप जाओ। फिर वो वैम्पायर उनके एक साथी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन सही समय पर गंथर आकर उसके थूथ पे पंच मारकर उसको वहीं ढेर कर देता है। ढेर तो नहीं होता, असल में उसके कुछ फेसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर गंथर एक के बाद एक उन सभी फेसेस के ऊपर पंच पे पंच मारने लगता है और ये देखकर राइनो और एरिन मान जाते हैं कि गंथर सच में क्रेजी है। वो एक हाई रैंक के वैम्पायर को कांटे की टक्कर दे रहा है। उस वैम्पायर के कई सारे फेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे और वह गंथर से कहता है, आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं बना जो अपने एक ही वार से मेरे इतने सारे सर को डिस्ट्रॉय कर दें। क्या तुम सच में इंसान ही हो ना? जवाब तो मैं नहीं देने वाला, इससे अच्छा तुम ये घूसा खा के देखो। ये कहने के बाद गंथर उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन उनमें से एक फेस गंथर के पंच को अपने मुंह से पकड़ लेता है और वह गंथर को बताता है जो उसकी बाइटिंग पावर है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वह अपने हाथ को नहीं छुड़ा सकता। ये कहने के बाद वे सभी फेसेस गंथर के राइट हैंड को पकड़ लेते हैं और साथ ही में उसके पैरों को भी, और वे गंथर को अपने अंदर ले जाने लगते हैं जहां उस वैम्पायर की मेन बॉडी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गंथर के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ एक डिस्ट्रॉय सिटी है और उस सिटी के लोग उस जगह को छोड़कर वहाँ से भाग चुके हैं। उस जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिस करते हुए वहाँ पर जोर जोर से रो रहा था। हालांकि उस बच्चे ने अचानक से रोना बंद कर दिया और जब उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उस बच्चे ने ये पाया कि इस दुनिया में उसके पेरेंट्स नहीं हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया तो उस बच्चे ने रियलाइज करा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो कि उसकी मदद कर सके, और वह बस अपनी खुद की विल पावर की वजह से ही इस क्रूल वर्ल्ड में सरवाइव कर पाया। और वो बच्चा और कोई नहीं गंथर है। गंथर देखता है सच में इन सभी सरों की बाइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन सभी सर ने गंथर के आर्मर को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था। गंथर यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे गंथर यहाँ से बाहर निकल पाए। तभी गंथर को नीचे की साइड किसी गहरी जगह पे एक आवाज आती है, यहाँ आओ।
मैं तुमसे फाइट करूंगा। तुम जैसे इविल वेम्पायर्स एक ना तो एक दिन हारेंगे, तो अभी के अभी हार मान लो। तुम गंदे वेम्पायर्स को मारकर मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा। इस आदमी का नाम है एल्बर्ट लॉरेन। ये एक ऐसा ग्रेट हीरो है जो कि अकेले वेम्पायर से लड़ा 100 लोगों की जान बचाने के लिए, और आज इस जैसे ग्रेट हीरो के सर का कलेक्शन मेरे पास है। मैं उन इंसानों के सर को अपना कलेक्शन बनाता हूँ जो कि एक ग्रेट हीरो हो या फिर उनका चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता हो। ओह अच्छा, अगर तुम मेरे सर को अपनी कलेक्शन में जोड़ने की सोचोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, ये काफी खराब आइडिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम जैसे ग्रेट हीरो के सर की जरूरत है अपनी कलेक्शन के अंदर, और इसके अलावा तुमने मेरे कई सारे सर को डिस्ट्रॉय करा है। और जब बंजल गंथर के हेलमेट को उतारता है तो ये देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है गंथर का बदसूरत चेहरा। तो कैसा लगा मेरा चेहरा? कहा था ना बेकार आइडिया है। खैर छोड़ो, तुमने कहा था तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। वैसे बंसल एक बात बताऊं, तुम ही यहाँ पर अकेले नहीं हो जिसके पास मजबूत दांत है। और ये कहने के बाद ही गंथर बंजल के सभी सर को अपने दांतों से चबाने लगता है। ये देखकर बंजल भी हंसता है। सच में वो बाइटिंग का जवाब बाइटिंग से दे रहा है, लेकिन तब भी वो इस जगह से बाहर कभी नहीं निकल सकता। और गंथर उन सभी सर को ऐसे ही चबाते हुए उनसे लड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को छुड़ा लेता है, और उसके बाद वे मुक्कों की बारिश करते हुए अपनी पूरी बॉडी को छुड़ाने की कोशिश करता है। बंजल भी ये देखकर खुद को फिर से उन सभी सर में ढक लेता है। वहीं बाहर राइनो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था गंथर से। उसने अपनी इतनी मेहनत लगाकर आखिरकार कॉप्स नाइट को बनाया और वो इसके सामने इतनी जल्दी हार गया। तभी एरिन राइनो को अपने सामने दिखाती है। उनमें से कुछ सर टूटकर नीचे गिर रहे हैं और उन सभी सर को फाड़कर गंथर वहां से बाहर आता है। ये देखकर राइनो भी कहता है, गंथर मेरे दोस्त, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा था कि तू जीत के रहेगा। अबे चल झूठे। हाँ तो फिर गंथर फाइनली नीचे आ जाता है और अपने हाथों की मदद से चलते हुए राइन और एरिन के पास आ जाता है। राइनो गंथर से पूछता है आखिर उसके पैर कहाँ हैं। गंथर बताता है वो तो अंदर ही रह गए, इसके अलावा इससे जीतने का कोई चांस नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। और वह एरिन को अपनी पीठ में बिठाकर कहता है जब तक सूरज नहीं निकल जाता तब तक मैं बंजल के सभी हमलों से बचते हुए एरिन को सूरज के पास ले जा रहा हूँ। उसके बाद वे सभी सर गंथर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गंथर खुद को और एरिन को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर बंजल के उन सभी सर में से एक की नजर एरिन के चेहरे पे जाती है और एरिन का खूबसूरत चेहरा बंजल को पसंद आता है और वह उसको अपनी कलेक्शन में जोड़ना चाहता है। और फिर गंथर भागते हुए एरिन को अपने साथ एक दीवार के पीछे ले आता है। एरिन बताती है सूरज निकलने में 15 मिनट बाकी है। तभी उन दोनों को राइनो के चिल्लाने की आवाज आती है, तुम लोग मुझे यहाँ कहाँ छोड़ के चले गए? गंथर भूल गए मैंने ही तुम्हें बनाया था, मुझे भी बचाओ। इस पप्पू को वहीं पे रहने देते हैं। वैसे भी इंसानियत को बचाने के लिए बलिदान की जरूरत तो होती ही है। और तभी ही एरिन उस जगह से बाहर निकलकर बंजल को आवाज लगाती है कि वे यहाँ पर है, अगर दम है तो वो उसको पकड़े। एरिन को देखकर बंजल उसको पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन ठीक समय पे गंथर एरिन को बचा लेता है और गुस्से में एरिन से कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? तुम उस पप्पू को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो? अब लगता है हमें ऐसे ही इससे बचकर भागना पड़ेगा। और आखिरकार गंथर एंट्रेंस के गेट की तरफ बढ़ देता है और उसके पीछे बंजल के सभी सर आ रहे थे एरिन को पकड़ने के लिए। गंथर जैसे तैसे खुद को और एरिन को बचाते हुए छत की तरफ बढ़ रहा था और तभी ही ऊपर उनको रोशनी दिखाई देती है और गंथर खुद को और एरिन को बचा ही लेता। अचानक से बंजल का एक सर गंथर के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन गंथर अपने हाथ को वहीं तोड़कर फिर बंजल से बचते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। और आखिरकार वे छत तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर सूरज धीरे धीरे कर निकल रहा है। लेकिन गंथर देखता है बंजल ने उसके हाथ से एरिन को छीन लिया है और वह एरिन को अपने साथ वापस नीचे ले जाता है और गंथर भी चिल्लाते हुए एरिन का नाम लेता है। अब हम देखते हैं बंजल का एक सर सूरज की रोशनी में जल चुका है और बंजल एरिन को अपने बेस पे ले आता है जहाँ पे उसके साथ लो रैंक के वेम्पायर्स हैं। बंजल उनको गंथर के बारे में बताता है जिसने उनके फैमिली मेंबर्स को मारा है और वह गंथर से बदला लेकर नहीं आया। इसके अलावा वह अपने साथी वेम्पायर्स की जान फिर से जाने नहीं देगा। वह और ताकतवर बनेगा क्योंकि अगली बार जब वे गंथर से मिलेगा तो वह उसको एक ही झटके में मार सके। अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए वे उन वेम्पायर्स से इंसानों की सर मांगता है और वे वेम्पायर्स वहाँ पर इकट्ठा करे गए इंसानों में से 7 इंसानों को बाहर आने के लिए कहता है। और वे सभी डरे हुए लोग बंजल के सर का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बंजल एरिन को नीचे उतारकर उससे कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हें अपने सर का हिस्सा बना लूंगा।
तो सिर्फ मेरी नजरों में रहना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम गंथर को देखते हैं जो कि राइनो पे चिल्ला रहा है क्योंकि वह अपना काम फुर्ती से नहीं कर रहा है और इसके अलावा उसके पास इतना समय भी नहीं। बिना एरिन के उसकी पावर जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गंथर राइनो से ये भी पूछता है क्या वह एरिन की जैसी एक और ह्यूमन बैटरी नहीं बना सकता जिससे वह अपनी पावर को चार्ज कर पाए। राइनो बताता है कि ये काम इतना आसान भी नहीं। जो डिवाइस तुम्हारे सर में फिट करा गया है उस डिवाइस से किसी मरे हुए इंसान के अंदर पावर आती है अपनी बॉडी को मूव करने की। और अगर तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मरा हुआ वापस कभी जिंदा नहीं होता और हम बहुत मुश्किल से ही तुम्हें वापस जिंदा कर पाए हैं और एरिन की पावर सिर्फ तुम्हारी बॉडी को मूव करने के लिए है। इसके अलावा अगर गंथर 2 घंटे के बाद बेहोश हो जाता है और 3 दिन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर पावर नहीं गई तो गंथर को वापस जिंदा नहीं करा जा सकेगा। और इतने खतरनाक जगह पे गंथर को क्रिएट करने का रीजन सिर्फ यही है कि उनको खबर आई थी कुछ वॉरियर्स के यहाँ पर मरने की और हमने दिन रात एक करके एक ऐसे वॉरियर को ढूंढना शुरू करा जो कॉप्स नाइट बन सके। वैसे जो तुमने सवाल पूछा था एक दूसरी ह्यूमन बैटरी होने का, तो तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारे लिए दूसरी पावर बैटरी बनाने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा और हम लकी थे जो हमें एरिन मिली और वह तुम्हारी पावर प्लांट बन पाई। और इसके अलावा अगर एरिन मरी तो तुम भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचोगे गंथर। ये कहने के बाद राइनो गंथर के पैरों को जोड़ देता है और जब गंथर अपने राइट हैंड के बारे में पूछता है तो राइनो बताता है कि इसके लिए मेरे पास कुछ स्पेशल चीज है। और उसके बाद वह गंथर को उसका नया वेपन दिखाता है और अपने नए वेपन को देखकर गंथर काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बंजल को देखते हैं जो कि एक इंसान के सर को निकालने वाला था और वह उस इंसान के सर के ऊपर अपना हाथ रखकर उसमें से ब्लड निकालता है और वो ब्लड पूरी तरीके से उस आदमी के सर को ढक लेता है और उसके सर को काट देता है। और जो सर बंजल के हाथ में था उस सर की आंखें खुलती है और वह बंजल के कलेक्शन का हिस्सा बन जाता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे लेकिन एरिन नहीं। और जब बंजल देखता है कि एरिन नहीं डरी तो वह उससे कहता है बहुत बढ़िया, ये आंखें तुम्हारी काफी अच्छी है, अब तुम मेरी अगली कलेक्शन हो और जब मैं तुम्हारे फेस को अपनी कलेक्शन का हिस्सा बना लूंगा तो वो फेस मेरे लिए एक ट्रॉफी जैसी होगी। और जब बंजल अपने हाथ से ब्लड निकालकर एरिन की फेस को निकालने वाला था तभी वहाँ एक इंसान बंजल के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। इससे पहले वो हथियार बंजल को लगता बंजल के सभी सर उसको बचा लेते हैं। उसके बाद उस इंसान की हालत आप इस पैनल में देख ही सकते हो। बंजल की सभी सर उस इंसान की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और आपको तो पता ही होगा कि बंजल की बाइटिंग पावर काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो इंसान बंजल से कहता है भले ही मैं हार गया लेकिन एक इंसान जरूर आएगा जो कि तुम्हें मारेगा और ये ह्यूमैनिटी बच जाएगी तुम जैसे वैम्पायर से। तभी बंजल उससे कहता है मुझे काफी खुशी मिलती है जब मैं तुम जैसे हीरोज से मिलता हूँ। मैं तुम जैसे हीरोज की हालत देखकर तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन हंस जरूर सकता हूँ। उसके बाद बंजल उसको अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे ये हाथ आखिर जले हुए क्यों हैं? मेरे ये हाथ इसलिए जले हुए हैं क्योंकि मैंने इंसानों की जान बचाई थी। जब मेरे विलेज में आग लगी थी तो मैं आग की लपटों में कूदकर एक एक करके सभी इंसानों को वहाँ से छुड़ाया था। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद मुझे क्या मिला होगा? एक हीरो का टाइटल या फिर रिस्पेक्ट? इनमें से कुछ नहीं, मिली तो सिर्फ नफरत। उसके बाद बंजल अपना रियल फेस उस पर्सन को दिखाता है जो कि आधा जला हुआ है। तुम भी डर रहे हो ना मेरे फेस से? इसी रीजन की वजह से किसी ने भी मेरे को पसंद नहीं किया। मैंने बस इंसानों की रक्षा करने के लिए अपने फेस का बलिदान दे दिया और बदले भी मुझे क्या मिला? सिर्फ नफरत। और अब इस वैम्पायर के युग में मैं उन सभी खूबसूरत चेहरों को हासिल करूंगा जो इंसानों के पास है। इस लड़की को तो मैं बाद में देखूंगा, उससे पहले मैं तेरे को अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाता हूँ। जब बंजल अपने हाथ से ब्लड निकालते हुए उसके फेस को निकालने वाला था तभी उनको एक आवाज आती है, ए भगवान कितना बोलता है तू। और अचानक से बंजल के हाथ के पास एक चीज काफी तेजी से होके गुजरती है और वो चीज होती है हड्डी। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो शूट करा होता है गंथर ने अपने नए वेपन के साथ जो कि राइनो के साथ उस गुफा के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे राइनो गंथर को वो वेपन देने के बाद उसके बारे में कुछ चीजें बताता है। इस वेपन का नाम है बॉल लॉन्चर। इसको जल्दबाजी में बनाया गया है और ये अभी भी एक अनकम्प्लीट वेपन है। ये वेपन एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मसल से बना है जो कि एक हड्डी को घेरे हुए है और वो हड्डी एक जंगली भैंस की है। इसमें कुल मिलाकर 6 हड्डी है और 6 हड्डी होने के साथ तुम्हारे पास 6 चांसेस रहेंगे अपने दुश्मन पर शूट
करने के। इसके सूट इतने ज्यादा मजबूत होते हैं, भले ही तुम्हारा दुश्मन कितनी ही मजबूत दीवार के पीछे क्यों न छुपा हो, वह उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे दुश्मन के ऊपर अटैक कर ही देगा। और हाँ, इस वेपन की डिसएडवांटेज ये है, 6 बार इस्तेमाल करने के बाद ये वेपन यूजलेस बन जाएगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे अपना एक भी टारगेट मिस नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा तुम्हें ही गंथर बंसल को मारना होगा और एरिन को बचाना होगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे गंथर ने अपने पहले सूट को मिस कर दिया है और इससे भी बुरी चीज, उसके पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद उसका टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद गंथर अपने एक और सूट को रेडी करता है और बंजल अपने सभी सर को अपने सामने लेकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन गंथर के उस सूट के सामने बंजल के वो सर किसी काम के नहीं होते और ये बात बंजल को भी पता चल जाता है। वे अपने सभी साथी वैम्पायर्स को और इंसानों के कटे हुए सर लाने के लिए कहता है, पर उसके साथी वैम्पायर्स उसके साथ इस लड़ाई में उतरना चाहते हैं। बंजल इसके लिए मान जाता है और उनको गंथर के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। वो दोनों वैम्पायर्स काफी तेजी से गंथर की तरफ बढ़ रहे थे। गंथर उनमें से एक वैम्पायर के हमले से बच के उसके दिल के ऊपर हमला करता है, जिससे वो वैम्पायर वहीं पे मर जाता है। एकदम से एक वैम्पायर गंथर के पीछे आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके सर को पूरी ताकत से भींचने लगता है, लेकिन वो गंथर के सर को नहीं भींच पाता और गंथर उसके सर को पकड़कर उसके सर को वही खत्म कर देता है और उसकी बॉडी को बंजल के पास फेंक देता है। जब गंथर बंजल की तरफ बढ़ रहा था तो उसका पीछा करते हुए 2 वैम्पायर्स और आते हैं। गंथर उन दोनों वैम्पायर्स को काफी आसानी से मार देता है। तभी गंथर का पैर एक वैम्पायर पकड़कर उससे कहता है, लॉर्ड बंजल के अलावा हमें किसी ने भी आज तक नहीं मारा है, लेकिन हम लॉर्ड बंजल की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। गंथर का ध्यान उस वैम्पायर की बातों पे था। तभी एकदम से बंजल गंथर के सर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, लास्ट टाइम तुमने ये कहा था ना कि तुम्हारे दांत काफी ज्यादा मजबूत है, चलो इस बार मैं अपने दांतों से तुम्हारे सर को कुचल देता हूँ। इसी के बहाने तुमने जितनी मेरी कलेक्शन को डिस्ट्रॉय करा है उसका भी हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन ठीक समय पे गंथर बंजल के सर पर अपने सूट से हमला करके अपने आप को बचा लेता है और इसके बाद गंथर वर्सेस बंजल राउंड 2 फिर से शुरू हो जाता है। गंथर को भी बंजल के उन सभी सर से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, आखिर बंजल का रियल फेस है कहाँ पे। तभी दूर से एरिन गंथर को चिल्लाते हुए कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी वैम्पायर्स एरिन को बांध कर बाकी सभी इंसानों के साथ बिठा देते हैं। इससे एरिन कुछ नहीं बोल पाती। तभी गंथर को एक वैम्पायर का हमला आके लगता है और गंथर उस पर हमला करके उसको वहीं मार देता है। उसके बाद वह बंजल के हमले से भी बचता है। अब गंथर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी दूर से एरिन गंथर को बता ही देती है, जो फेसेस बंजल की मूव करते हैं उसके आसपास ही बंजल की मेन बॉडी है। उसके बाद एक वैम्पायर एरिन का मुंह बंद करा देता है। ओए तू क्या कह रही, तुझे कुछ पता भी है? अगर लॉर्ड बंजल की तू फेवरेट नहीं होती तो वरना मैं तेरे को यही मार देता। और तभी अचानक से ही गंथर बंजल की मूव हुए फेसेस के ऊपर शूट करता है और अब वो बंजल की टेक्निक भी समझ चुका था। बंजल गंथर की इस कोशिश के लिए दाद देता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पे जाती है। जिन जॉइंट्स के साथ वे अपने सभी सर को कंट्रोल करता था वो गंथर के सूट से कट चुकी है। बंजल की लोकेशन जानने के बाद गंथर उसके ऊपर एक और शूट करता है और गंथर के इस सूट से बंजल की लेफ्ट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद वहाँ के सभी वैम्पायर्स गंथर के ऊपर टूट पड़ते हैं। उन वैम्पायर्स के अंदर घिरे होने के बावजूद भी गंथर बंजल के ऊपर अपना आखिरी शूट मारता है और इस शूट को मिलाकर गंथर ने इस वेपन को 6th टाइम यूज कर लिया है। अब ये वेपन यूजलेस बन चुका है और गंथर का ये शूट बंजल के सर पे लगता है, ना कि उसके दिल पे। लेकिन बंजल खुद को तेजी से रिकवर कर रहा था। इस चीज को देखकर एरिन भी गंथर को बता देती है और गंथर एरिन से कहता है, इतना दूर आने के बाद मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला। इसी के साथ हम गंथर के ब्रेसलेट में उसका टाइम भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कम हो चुका है। और फिर गंथर उन सभी वैम्पायर्स को दूर हटाकर बंजल की तरफ छलांग मारता है और बंजल के रिकवर होते होते गंथर उसकी तरफ अपना फाइनल पंच मार देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बंजल की पास्ट स्टोरी पे, जहाँ पे बंजल अपने गाँव का एक गार्डियन था और ये बंजल की उसकी खुद के पसंद थे, ताकि वे लोगों की जान बचाएं और वे उसको एक हीरो कहें। लेकिन जब उसने लोगों की जान बचाई और अपने फेस को सेक्रीफाइस कर दिया तो एक हीरो बनने के बजाय वे गांव वालों के लिए एक मॉन्स्टर बन गया और गांव के लोग उसको पत्थर मारकर अपने गांव से भगाते थे। बंजल अपनी इस हालत के लिए अपने फादर को कोसता था, क्योंकि उसने एक हीरो बनने का फैसला अपने फादर को देख के चुना। पर वो हीरो तो नहीं बन सका, लेकिन समाज से उसको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बंजल एक शख्स से मिला जिसने उसकी पूरी
जिंदगी बदल के रख दी और वो था एम्परर ऑफ वैम्पायर। वो बंजल की इस हालत को देखते हुए उसको अपनी टोली का एक हिस्सा बनाना चाहता है ताकि बंजल उसके साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड बनाने में मदद करे। बंजल को ये देखकर खुशी हुई, आखिरकार इस दुनिया में कोई तो है जो कि उसको देख के नहीं डरता। बंजल वैम्पायर के किंग से पूछता है, आखिर तुम किस तरीके के वर्ल्ड को बनाना चाहते हो? और जिस वर्ल्ड के बारे में वैम्पायर किंग बंजल को बताता है तो हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता, यानी कि उस लाइन को ब्लर कर दिया गया है। और हाँ, बंजल वैम्पायर एम्परर के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है वैम्पायर बनने का। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे गंथर ने बंजल के दिल पर हमला करके उसको मार दिया है। मरते हुए बंजल गंथर से कहता है, चाहे तुम कितने भी इंसानों के लिए हीरो बन लो, कल को वो तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कहने के बाद बंजल वहीं पे मर जाता है और उसके साथ के सभी लो रैंक वैम्पायर्स भी। बंजल के मरने पर गंथर का भी टाइम ओवर हो चुका था और वे वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद गंथर की आंखें खुलती है और वे देखता है उसका डिवाइस एरन के साथ कनेक्टेड है। एरन और राइनो दोनों ही गंथर का शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे इस चीज की उम्मीद उन्होंने भी नहीं करी थी कि गंथर इतनी जल्दी हाई रैंक वैम्पायर को मारेगा। और इसी के साथ जो खुशी की बात है, गंथर की वजह से वे कई सारे लोगों की जान बचा पाए। गंथर उनसे पूछता है, जब मैंने एक हाई रैंक वैम्पायर को मारा तो उसके खून से बने लो रैंक वैम्पायर्स भी मर गए, तो अगर हम सीधा प्योर ब्लड वैम्पायर को मारे तो इस दुनिया के सारे वैम्पायर्स अपने आप ही मर जाएंगे। एरन बताते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैम्पायर्स के एम्परर जुलियस को मारने से सभी वैम्पायर्स अपने आप मर जाएंगे। लेकिन जुलियस बहुत कम वक्त देखने को मिलता है। लास्ट टाइम उसको तब देखा गया था जब उसने हमारे एम्परर को मारा था। इसके अलावा उनको ये भी नहीं पता कि जुलियस आखिर कितना ताकतवर है। ये सुनने के बाद गंथर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वैम्पायर्स इंसानों के खून को पीकर जिंदा रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिससे सभी वैम्पायर्स ने इंसानों को मारने का डिसीजन लिया? राइनो को भी गंथर के इस सवाल के बारे में नहीं पता होता। एरन गंथर को बताती है, इस चीज के बारे में हम अपने हेडक्वार्टर में डिस्कस करेंगे। गंथर कहता है, हेडक्वार्टर? इसका मतलब जिस शहर में हम पहले थे वो तुम्हारा हेडक्वार्टर नहीं था? राइनो बताता है, नहीं, हमने तो वहाँ पर सिर्फ तुमको क्रिएट करा है। असल में हमारा हेडक्वार्टर कहीं और है जहाँ पर हम सभी इंसानों को सुरक्षित रखते हैं और देखने से लगता है कि हम लगभग पहुँच चुके हैं। फिर राइनो अपनी फिंगर पॉइंट करके गंथर को अपना हेडक्वार्टर दिखाता है और जब गंथर की नजर वहाँ के हेडक्वार्टर पे पड़ती है तो वे देखता है वहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखकर राइनो और एरन भी शॉक्ड थे, आखिर यहाँ पर आग कैसे लगी? और गंथर सभी से कहता है, इस मानव में तो सच में इंसानों के कोड़े लगे हुए हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हाई रैंक वैम्पायर को जो कि बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है, मर गए मर गए मर गए, आखिरकार दुश्मन यहाँ पर आ गया है, अब वो आकर मुझे मार देगा। मॉम, मैं मरना नहीं चाहता। बेटा शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। वैसे ये एक सैड न्यूज है, बंजल, प्रीशियस और एक खूबसूरत वैम्पायर मारा जा चुका है। वैसे आपको क्या लगता है इसके पीछे इंसानों का हाथ है? बंजल काफी ताकतवर वैम्पायर था, उसको मारना इंसानों की बस की नहीं। तुम सही कह रही हो। यन, ढूंढो आखिर वो कौन शख्स है जिसने बंजल को मारा। यस माय लॉर्ड। उसके बाद वो वैम्पायर वहां से चला जाता है और जूलियस को भी यकीन नहीं हो रहा कि बंजल मारा जा चुका है। अब हमें रायन और एरन के हेडक्वार्टर के बारे में बताया जाता है। इस जगह का नाम है बाहल और इसको हॉली लैंड भी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं इस जगह को गॉड ने इंसानों को दिया है और ये कहने का सबसे बड़ा रीजन है इस जगह की प्रीफेक्चर। बाहल एक ऐसी एज में लोकेटेड है जहाँ पर पहुँचने के लिए हम सबको सबसे पहले माउंटेन्स को पार करना होगा और इसी रीजन की वजह से बाहल सिटी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बाहर के लोगों के साथ ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहाँ के आसपास कई बड़ी चट्टानें हैं, इसकी वजह से कई नाविक को यहाँ पर पहुँचने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। बाहल में एंट्रेंस करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वहाँ का ब्रिज, जो कि 3900 फीट बड़ा है। कहा जाता है ये ब्रिज कई सारे दुश्मनों के हमले को काफी आसानी से हैंडल कर चुका है, जिससे बाहल के लोग काफी आसानी से सुरक्षित रह पाए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन सभी फीचर्स के साथ इस शहर को गॉड के द्वारा दिया गया हॉली लैंड कहा जाता है। और अब गंथर और उसके साथी बाहल के ब्रिज तक पहुंच चुके हैं जहां पर आग लगी हुई है और इस आग को देखकर राइनो और एरन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राइनो को अपने सामने कुछ सोल्जर्स दिखते हैं जो कि इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं और उनमें से एक राइनो का जानकार भी है जिसका नाम लियोनार्ड है। लियोनार्ड और राइनो आपस में मिलते हैं और उसके बाद लियोनार्ड एरन से भी मिलता है, जिसको सही सलामत देखकर लियोनार्ड ब्लश करने लगता है।
फिर उसकी नजर जाती है गंथर पे, जो कि उसी की तरफ देखकर उसको हेलो कहता है। लेकिन लियोनार्ड गंथर को देखकर अजीब सा मुंह बनाकर उसको इग्नोर कर देता है। राइनो गंथर को लियोनार्ड के बारे में बताता है कि इनका नाम है लियोनार्ड बाल्ब, ये बहाल के एक डिफेंस सोल्जर है। लियोनार्ड एरन और राइनो को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो काफी ज्यादा थक गए होंगे, और साथ ही में गंथर को भी। जब वे लोग वहाँ के डिफेंस बेस में जाते हैं तो गंथर लियोनार्ड से पूछता है, मैंने सुना था ये एक होली लैंड है, आखिरकार यहाँ पे इतनी आग कैसे लग गई? हमने सबसे पहले अपनी डिफेंस आर्मी को ब्रिज के बाहर कर रखा था। जब वैम्पायर्स का हमला शुरू होने लगा तो हमने उनको वापस अंदर बुला लिया। बंजल के मरने के बावजूद वैम्पायर्स का हमला चालू है। क्या क्या बात कर रहे हो तुमने बंजल को हरा दिया? हाँ, मैंने उसको अपने हाथों से मारा। हे लियोनार्ड, क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? जब से तुम लोग हॉली लैंड से गए हो यहाँ पर हाई रैंक वैम्पायर्स का हमला शुरू हो गया, पर कुछ अजीब बात थी। वो वैम्पायर्स कुछ अजीब से दिख रहे थे। इसके साथ उन्होंने हमारे कई सोल्जर्स को मार गिराया। वो सबसे पहले किसी तरीके का शो करते थे, जैसे कि सर्कस। क्या कहा? सर्कस? क्या तुम पागल हो गए हो? एक वैम्पायर भला सर्कस करते हुए इंसानों को क्यों मारेगा? ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या वो लोग गेट तोड़कर अंदर तो नहीं आए? हाँ, वो आए थे। ये आग उन्हीं की वजह से लगी थी, लेकिन जब सूरज उगा तो वो लोग यहाँ से भाग गए। गंथर, हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए। जब हम ब्रिज का काम खत्म कर देंगे तो तुम वहाँ पर गार्डियन बन के खड़े रहना। ओह हाँ, वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं नहीं करने वाला। और वैसे भी तुम इंसान मेरी ढाल बनकर मेरे सामने खड़े रहना, और मैं तुम्हारे पीछे छुपकर खुद को बचाऊंगा, क्योंकि मेरी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम इंसानों से भी ज्यादा। ये सुनकर लियोनार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वे गंथर से कहने लगता है, तुम वल्गर बस्टर्ड, तुम आखिर जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? हमने अपने साथियों के 100 से भी ज्यादा सेक्रीफाइस करके एक ह्यूमन बैटरी तैयार करी ताकि तुमको पावर मिल सके। इसके अलावा तुम्हें ये भी पता होगा कि हमने तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को तैयार करने में कितना समय लगाया है। मेरे कई साथियों ने खुद को सेक्रीफाइस करके इस होली लैंड को बचा के रखा, और अब तुम जैसा बस्टर्ड ये कहता है कि तुम हमारा इस्तेमाल करोगे खुद की रक्षा करने के लिए। मुझे होना चाहिए था कॉर्प्स नाइट, ना कि इस वल्गर बस्टर्ड को। मैं कभी भी इस जैसे हरामजादे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही इसकी रिस्पेक्ट करूंगा। तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगता है तुम काफी ऑनेस्ट कमांडर हो अपने साथियों के साथ, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाड़ में जाओ बस्टर्ड कहीं के। तू साले कुत्ते के बच्चे, तू मुझसे नहीं बचेगा। अरे लग गई बाबा। जब ये 2.5 किलो का मुक्का पड़ता है तो सामने वाला उठने ही बैठ जाता है। उसके बाद एरिन गंथर को डांटती है लियोनार्ड पर हाथ छोड़ने के लिए। गंथर एरिन को बताता है कि उसी ने सबसे पहले उस पर हमला किया, बस उसने तो खुद को सेल्फ डिफेंस किया है। ये सुनने के बाद एरिन भी गंथर को कुछ नहीं कहती। अब अगली सीन में शाम हो जाती है और हम लियोनार्ड को देखते हैं जिसके अच्छे से मरम पट्टी लगी हुई थी। इस समय गंथर और वो जुड़वा भाई लग रहे हैं। तभी एरिन गंथर से कहती है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जीतने के लिए साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी है वो भी ठीक नहीं है। जो बॉडी पार्ट तुम यूज करते हो वो कुछ दिन के बाद सड़ जाते हैं, इसलिए हमें तुम्हारे नए बॉडी पार्ट लगाने पड़ेंगे, और बस यही चीज है जो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है, तो तुम्हें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। एरिन की बात सुनकर गंथर समझ जाता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती है, और वो मान जाता है हॉली लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर राइनो गंथर के वेपन चेक करता है कि आखिर उनके पास कितने वेपन्स है, और वहाँ पर होते हैं सिर्फ 2 वेपन्स। इसके रीजन में लियोनार्ड बताता है, जब रात के समय वैम्पायर्स ने उनके ऊपर हमला किया था तो उनके पास समय नहीं था गंथर के वेपन को मॉडिफाई करने का, और इसी रीजन की वजह से वो लोग सिर्फ गंथर के 2 ही वेपन को मॉडिफाई कर पाए हैं। उन 2 में से एक वेपन गंथर को काफी घटिया लगता है, क्योंकि उस वेपन के अंदर हाथ की जगह माउथ बनाया हुआ है। इसके रीजन में लियोनार्ड बताता है कि ये वेपन वैम्पायर्स को बाइट करने के लिए है, जो कि गंथर को सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरा वेपन होती है एक शील्ड, जो कि स्क्वीज भी हो जाती है, और ये वेपन एकदम बढ़िया है गंथर के यूज करने के लिए। इस शील्ड के बारे में एरिन बताती है कि इस शील्ड का साइज गंथर चाहे तो इंक्रीज भी कर सकता है, यहाँ तक कि इस शील्ड की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इससे गंथर खुद को किसी आग वाले खतरे में भी बचा सकता है। गंथर एरिन से पूछता है, क्या तुम बोन लॉन्चर जैसा वेपन नहीं बना सकते जिसको मैंने लास्ट टाइम यूज किया था? इसके जवाब में एरिन बताती है कि बोन लॉन्चर को हमें बनाने में कम से कम 1 साल लग गया था, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मटेरियल नहीं थे। तभी लियोनार्ड गंथर को बताता है कि शाम हो चुके हैं, अब वैम्पायर्स आने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद गंथर भी अपने सूट वूट पहनकर तैयार हो जाता है, और एरिन गंथर को बताती है जो लियोनार्ड ने बात बोली थी कि उसको कॉर्प्स नाइट होना चाहिए था, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने 100 वॉरियर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तुम्हारे सिवाय। फिर गंथर एरिन से पूछता है, अगर तुम्हें पता था कि 100 ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है ह्यूमन बैटरी बनाने का, लेकिन तब भी तुमने अपनी जान को
खतरे में डालकर ये एक्सपेरिमेंट किया? इसके जवाब में एरिन बताती है क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो कि वो करना चाहती थी। ये सुनने के बाद गंथर ज्यादा एरिन से नहीं पूछता और तैयार हो जाता है लड़ाई में कूदने के लिए। अब गंथर ब्रिज के बाहर आ जाता है और जैसे ही वे अपनी डिवाइस को हटाता है तो एरिन उससे कहती है, गंथर तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना है। और वह एरिन की बात को समझकर अपना हेलमेट पहन के तैयार हो जाता है वैम्पायर से भिड़ने के लिए। जब गंथर ऐसे ही चलते हुए अपने सामने देखता है तो उसको किसी अजीब सी चीज की शैडो दिखती है और वो होता है एक अजीब से आड़े टेढ़े शरीर वाला वैम्पायर जो कि गंथर को ऑडियंस कहता है। उस वैम्पायर को देखने के बाद गंथर को लगता है कि इस वैम्पायर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी। फिर गंथर अपनी पावर लगाकर उसकी तरफ छलांग मारता है जिससे गंथर उस पर अपनी स्वॉर्ड से स्टैप करता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गंथर का ये हमला खाली गया और वो वैम्पायर काफी तेजी से गंथर के पीछे आकर अपने हार्ट से ब्लड निकाल के अपने ब्लड को कंट्रोल करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो वैम्पायर एक हाई रैंक वैम्पायर है। और जैसे ही वो वैम्पायर अपने ब्लड से एक सर्कस को खड़ा कर देता है तो गंथर समझ जाता है कि लियोनार्ड का आखिर सर्कस से क्या मतलब था। तभी एकदम से कोई उस सर्कस से बाहर निकलकर गंथर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गंथर अपनी शील्ड से उसके हमले से बच गया था और वो होता है पिग जैसे दिखने वाला एक वैम्पायर। फिर उस सर्कस में से और वैम्पायर बाहर आकर गंथर को चारों ओर से घेर लेते हैं। जब उनमें से कुछ पिग साथ मिलकर गंथर के ऊपर हमला करते हैं तो गंथर अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को बीच से अलग कर देता है। तभी उस सर्कस में से और पिग बाहर निकलते हैं और गंथर उन सभी को मारकर सर्कस की तरफ बढ़ने लगता है। उस टेंट के अंदर गंथर को दो चमकती हुई आंखें दिखती है और उसके बाद गंथर के ऊपर कई सारी आग से हमला होता है। गंथर अपनी शील्ड से बच तो चुका था, लेकिन जब वे अपने सामने देखता है तो उस सर्कस से बाहर आता है उन सभी पिग्स का किंग जिसके ऊपर एक छोटा पिग बैठा था। उसके बाद वो पिग और गंथर के ऊपर फायर छोड़ता है जिससे गंथर अपनी शील्ड की वजह से बच तो जाता है, लेकिन जो उसकी शील्ड है वो मसल से बनी थी, इसलिए वो आग की वजह से पक गई। और एक चीज को नोटिस करके गंथर उस पिग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और वो पिग भी अपनी पूरी ताकत लगाकर और आग छोड़ता है। फिर गंथर अपनी स्वॉर्ड को उस पिग के सर के ऊपर फेंकता है और वो स्वॉर्ड उस पिग के सर के दो टुकड़े कर देती है। फिर गंथर उस पिग की जायंट बॉडी पर कस के घूसा मार के उसको टेंट के अंदर फेंक देता है। गंथर की ये ताकत देखकर उसके आसपास के सभी पिग उससे डरने लगते हैं और गंथर उनको वार्न करता है अगर वो लोग जिंदा बचना चाहते हैं तो वो लोग उसके पीछे ना आए। फिर गंथर उन पिग्स को ठिकाने लगाने के बाद उस टेंट के अंदर चला जाता है जहाँ गंथर को अपने सामने एक चीज दिखती है और उस चीज के ऊपर बैठा था वो वैम्पायर गंथर को अपनी ऑडियंस कहते हुए उसको थैंक यू कहता है क्योंकि गंथर एक ऐसा पहला बंदा है जो कि सेकंड एक्ट तक पहुंच पाया। पर गंथर उसकी बकवास सुने बिना उसके सर के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो गंथर के फिर से हमले से बच जाता है। फिर वह अपने हाथ से ब्लड निकालकर अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। फिर वह गंथर को अपना नाम बताती है जो कि है क्लाउन एवेलिन और गंथर का उसके शो के अंदर स्वागत है। फिर गंथर और एवेलिन की फाइट शुरू हो जाती है। गंथर एवेलिन के ऊपर एक भी हमला नहीं कर पा रहा था। फिर एवेलिन अपने मुंह के अंदर से दो स्वॉर्ड निकाल के गंथर के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देती है और गंथर की स्वॉर्ड एवेलिन के स्वॉर्ड के सामने इतनी मजबूत नहीं होती। एवेलिन के हमलों से बचते हुए गंथर सर्कस के बाहर आ जाता है और एवेलिन भी बाहर आकर उस पर हमला करना फिर शुरू कर देती है। गंथर और एवेलिन की इस फाइट को दूर से राइनो, एवेलिन और लियोनार्ड देख रहे हैं। लियोनार्ड बताता है कि गंथर इस समय स्ट्रगल कर रहा है, वह एवेलिन के सभी हमलों से बचते हुए ब्रिज तक आ चुका है। उसके बाद गंथर एवेलिन के हमलों से बचते हुए पुल के एकदम किनारे में आ जाता है जहाँ पर उसकी रीलिंग है। एरिन बताती है कि गंथर ने अभी अभी एवेलिन का एक और हमले को डॉज किया है। राइनो लियोनार्ड से पूछता है कि आखिर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम गंथर की मदद कर सके। लियोनार्ड बताता है कि लॉन्ग रेंज के वेपन सारे टूट चुके हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। एरिन बताती है अगर गंथर पानी के अंदर गिरा तो वो तैरकर ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि गंथर की बॉडी हैवी है और उसमें कई सारा फैट है। तभी हम देखते हैं एवेलिन गंथर के राइट हैंड को काटकर उसको ब्रिज के नीचे गिरा देती है और गंथर बस पानी के अंदर गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके गंथर खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। और गंथर को भी ये बात पता है कि अगर वो पानी के अंदर गिरा तो वह तैरकर वापस ऊपर नहीं आ सकता। और जब गंथर की नजर उसके लेफ्ट हैंड की ब्रेसलेट पे जाती है तो उसके पास काफी कम समय बचा होता है। उसके बाद गंथर वापस पुल के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एवेलिन उसको मारने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। गंथर उससे कहता है तुम बाकी हाई रैंक वैम्पायर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा
ताकतवर हो। गंथर, हमारी आवाज सुन रहे हो? वापस पुल के अंदर आओ, हमारा कोई चांस नहीं इससे जीतने का। उनकी आवाज सुनकर गंथर पीछे हटके पुल के अंदर आ जाता है और अपना हेलमेट उतारकर उन सभी को बताता है कि उस हाई रैंक वैम्पायर के सामने खड़ा होकर लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर एरिन गंथर से कहती है कि सनराइज होने तक उसको उस वैम्पायर को रोक के रखना है। अभी के लिए वे अपनी पावर को चार्ज करें। सूरज को निकलने में अभी 5 घंटे बचे हैं और गंथर अपनी फुल मैक्सिमम पावर के साथ सिर्फ 2 ही घंटे तक उस वैम्पायर के सामने टिक सकता है। गंथर एरिन से पूछता है आखिर कितना टाइम लगेगा उसकी पावर को फुल चार्ज होने में। एरिन बताती है 2 घंटे, यानी कि उसकी मैक्स पावर को चार्ज होने में कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा एक और चीज है, गंथर को अपनी पावर चार्ज होते वक्त अपनी बॉडी को स्ट्रेट फॉर्म में रखना है। अगर वह ऐसा सोच रहा हो कि वह वैम्पायर से लड़ते हुए अपनी बॉडी को फुल चार्ज करेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रैनो गंथर के राइट हैंड को जोड़ने में लगा हुआ था। तभी गंथर अपने सामने देखता है कि जिस कमरे के अंदर गंथर को फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार किया जा रहा है, लियोनार्ड उस कमरे का गेट लगा लेता है और वह अपने कॉमरेड्स के साथ तैयार हो जाता है एवेलिन को 20 मिनट तक रोकने के लिए, इससे पहले कि एवेलिन उनके ब्रिज पर फिर से हमला शुरू ना करें। गंथर रैनो को बताता है कि ये बेवकूफ बस्टर्ड उस हाई रैंक वैम्पायर के सामने नहीं टिक पाएगा, इससे कहो कि ये वापस आए। जानता हूँ गंथर, लेकिन ये बात वो लोग भी जानते हैं, जब तक वे अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे वे इस सिटी के लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारी जीत की इकलौती बस तुम ही उम्मीद हो और हम बस तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं, तुम्हारी जीत के लिए। तभी उन सोल्जर्स के सामने का गेट टूटता है और उन सोल्जर्स की चिल्लाने की आवाज उस बंद कमरे के अंदर राइनो और एरिन को आती है और एवेलिन अपनी ब्लड का इस्तेमाल करके उस दरवाजे के नीचे से आती है और एक एक करके वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार देती है। और वहाँ पर बस एक ही बंदा बचा था और वो था लियोनार्ड। इससे पहले एवेलिन लियोनार्ड को भी मार पाती, तभी वहाँ पे गंथर आकर एवेलिन के ऊपर टूट पड़ता है। ये देखकर लियोनार्ड भी हैरान हो जाता है, आखिर गंथर यहाँ पर क्यों आया बिना अपनी मैक्स पावर को चार्ज करे। एरिन बताती है कि इस समय गंथर ने अपने माउथ वेपन के साथ उस वैम्पायर के हाथ को पकड़ लिया है, लेकिन इन सब में गंथर के पास सिर्फ 5 मिनट का ही समय है। पता नहीं गंथर आखिर क्या करने की सोच रहा है। तभी हम देखते हैं गंथर एवेलिन को ढकेलते हुए वहाँ के हेडक्वार्टर से दूर ले जाता है और उन दोनों की ही जमीन के नीचे होता है समंदर और वे दोनों समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। गंथर पानी में एवेलिन के दिल के ऊपर पंच मारता है और तेजी से उसको भींचने लगता है, जिससे एवेलिन को भी काफी दर्द हो रहा था और वे गंथर को पूरी तरीके से जकड़ के उसके हाथ को अलग कर देती है। एवेलिन और गंथर दोनों ही एक दूसरे से लड़के पानी के एकदम नीचे आ जाते हैं और एवेलिन गंथर को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगती है, लेकिन गंथर एवेलिन के पैर को पकड़ के उसके दिल को बाइट करने के बाद उसके दिल को एक्सपोज कर देता है। उसके बाद वे अपना आखिरी हमला करता है और वो होता है एवेलिन के दिल को चबाना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम गंथर की पास्ट स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पे एक लेडी गंथर को बताती है, गंथर क्या तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तो तुम्हें एक कूड़े की तरह फेंक दिया गया था और तुम एक ऐसी जगह पे पड़े हुए थे जहाँ पर कोई कीड़ा भी ना हो। उस जगह में तुमने मुझे पुकारा और मैं तुम्हें लेने के लिए आई। तुम्हारी वो आखिरी रोने की आवाज मुझे ऐसे सुनने में आ रही थी जैसे कि तुम मदद चाहते हो। मैंने तुम्हारी मदद करी और तुम्हारे उस अकेलेपन को दूर किया जहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहता होगा। तुम्हें पता है जिस जगह पर तुम ऐसे ही पड़े हुए थे तुम्हारी जिंदगी तुमसे क्या कहना चाहती थी? मॉम बताइए मुझे क्या कहना चाहती थी मेरी जिंदगी मुझसे? यही कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है रिवेंज। इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता था कि तुम पैदा हो और यहाँ पर रहो। मैंने अपनी ताकत से इतने समय तक तुम्हें जिंदा बचा के रखा, तो तुम्हें उनसे रिवेंज लेना ही होगा, इस दुनिया से और अपने पेरेंट्स से। यही है तुम्हारा अल्टीमेट रिवेंज। तुम समझे गंथर? यस मॉम, मैं समझा। तो अब तैयार हो जाओ गंथर अगले स्टेज के लिए। अब इस बार तुम्हें अपनी विल पावर को प्रूव करना है। अब अपने इन मेमोरीज को याद कर कर गंथर की आंखें खुलती है और जब गंथर अपने सामने देखता है तो उसको लेने के लिए वहाँ पर एरिन और राइनो आ चुके हैं और उन लोगों को गंथर का सर मिलता है। एरिन गंथर के सर को उठा लेती है। तभी दूर से आते हुए लियोनार्ड कहता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसको जल्दी से यहाँ पर लाओ। चलो गंथर। एरिन जरा तुम मुझे बताओ कि आखिर गंथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कब से आंख मारा जा रहा है, पता नहीं ये मुझसे क्या कहना चाहता है। गंथर आंख मारना बंद करो, जब तक तुम्हारी मेन बॉडी नहीं मिल जाती तब तक तुम बात नहीं कर सकते। उसके बाद गंथर को उसकी मेन बॉडी में फिट कर दिया जाता है और वो कहता है, बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा, लेकिन आखिरकार मैंने उस वैम्पायर को भी मार दिया है। नहीं, तुम गलत हो, वो अभी भी जिंदा है। क्या बकवास है, मुझे अच्छे से याद है मैंने अपने मुंह से उसके दिल को बाइट करा था। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें
समुद्र के किनारे उसके फुटप्रिंट्स मिले हैं। हमें उन फुटप्रिंट्स के अंदर खून भी मिला है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो एक हाई रैंक वैम्पायर के फुटप्रिंट्स हैं। इसके अलावा उन फुटप्रिंट्स का पीछा करके हमें एक गार्बेज भी मिला, और हो सकता है वो गार्बेज वैम्पायर्स का हाइड आउट हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस वैम्पायर के दिल पर बाइट करा था, और अगर मैंने उस वैम्पायर के दिल में बाइट करा है तो वो तो मर जाना चाहिए ना। हो सकता है तुम सच हो, लेकिन हमारी एक बात मानकर तुम्हें वहाँ पर जाके चेक करना चाहिए। उसके बाद वे सभी लोग आ जाते हैं उस गार्बेज में, जो कि सुनसान वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। उसके बाद गंथर उस गार्बेज की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद उसे वहाँ पे दिखते हैं फुटप्रिंट्स, किसी एक के नहीं कई सारे लोगों के। ये करने के बाद वे नोटिस करता है उस गार्बेज की विंडो को अच्छे से लकड़ी से ढक दिया गया है, जिससे धूप अंदर ना आ सके। फिर गंथर उस गार्बेज का गेट खोलकर उसके अंदर जाने लगता है। जैसे ही वह उसके अंदर जाता है तो तभी ही वहाँ का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी दो चमकती हुई आंखें इस अंधेरे में गंथर के ऊपर हमला करने लगती है, और गंथर भी खुद को डिफेंस करने के लिए उस पर हमला करता है। वहाँ पर एक नहीं कई सारे वैम्पायर्स थे। गंथर उनमें से एक वैम्पायर को उस गारेज के बाहर फेंक देता है, और उनमें से एक को पकड़ के गंथर पहचान जाता है ये तो वही पिग वैम्पायर्स थे जिनसे उसकी कल रात को लड़ाई हुई थी। उसके बाद वो वैम्पायर्स गंथर से कहते हैं, तुम तो वही बंदे हो जिसने हमारे किंग को मारा। गंथर उनसे पूछता है, आखिर तुम हो क्या चीज? देखने से मुझे तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर वैम्पायर लगते हो। उनमें से एक बताता है कि हम लोगों को लड़ने में और चलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी टूटी हुई है। इसके अलावा हम एक फेलर है जो कि प्रोडक्ट नहीं बन पाए। गंथर कहता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग मुझसे? तुम ये कह रहे हो कि तुम लोग वैम्पायर्स नहीं हो? अगर तुम लोग वैम्पायर्स नहीं हो तो तुम लोगों ने इतने बेरहम तरीके से इंसानों को क्यों मारा? इसके पीछे का रीजन वो लोग बताते हैं, क्योंकि उन्होंने वैम्पायर्स के साथ इंसानियत को मिटाने का वादा किया है, और अब वह गंथर को अपने साथ अपने किंग के पास ले जाना चाहता है, और गंथर भी उसके साथ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और वह ऐसे ही आगे चलते हुए वो गंथर को दिखाता है अपने नए किंग को, जो कि और कोई नहीं एवेलिन है। गंथर एवेलिन को देखने के बाद उससे कहता है, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने तुम्हारे दिल पर बाइट करी थी, और इसके बाद तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। आखिर तुम जिंदा कैसे हो? इसके जवाब में एवेलिन बताती है कि तुम एक ऐसे पहले ऑडियंस हो जिसने मेरे दिल को लगभग खत्म कर दिया था, पर तुमने सिर्फ मेरे दिल को आधा ही बाइट करा है। इससे जो मेरी पावर्स थी वो कमजोर हो चुकी है। उसके बाद एवेलिन अपने हाथ को काटकर उसमें से ब्लड निकाल के गंथर को दिखाती है कि अब वह अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकती। गंथर कहता है, तुमने इतनी मेहनत करके मुझे समझाया, लेकिन बिना अपनी ब्लड कंट्रोलिंग पावर से तुम सिर्फ एक जलती हुई लकड़ी हो जो कि सूरज के सामने जल जाएगी। तो अब देखते हैं कि तुम मेरे इन हमलों से बच पाती हो कि नहीं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियोनार्ड और उसके साथियों को, जो कि गंथर के बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं। लियोनार्ड का एक साथी उस वैम्पायर की हरकतों को जज करते हुए उसको एक कहानी सुनाता है। मैंने ये सुना, हमारे देश के लवारिस और अनाथ बच्चों को गायब किया जा रहा था, और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ सोल्जर्स को एक ऐसी चीज मिली जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंडरग्राउंड के अंदर जहाँ सूरज की एक भी रोशनी नहीं पहुँच सकती थी, वहाँ पर कुछ अजीब मशीनें मिली गई, और ये मशीनें बनी गई थी इंसानों की हड्डियाँ तोड़ने के लिए। उन मशीनों के कोने में बच्चों के कंकाल का पहाड़ खड़ा हुआ था, जहाँ पे उन सभी की हड्डियाँ टूटी हुई थी, और ये काम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के थे जो कि प्रोडक्ट बना रही थी। प्रोडक्ट? तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वो कुछ अलग तरह के इंसान बना रहे थे। जो बच्चा छोटा और सबसे अलग दिखता वो सबसे ज्यादा महंगा बिकता था। अभी कैसी बातें कर रहा है? कौन खरीदेगा ऐसी चीजें? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुनने में आया है उन इंसानों को अमीर लोग और बाहर के ट्रेडर्स खरीदते थे। जैसा मैंने बताया, जो बच्चा छोटा और सबसे अलग दिखता था उसको वो ट्रेडर्स खरीदते थे, और वो बच्चे इसलिए खरीदते थे ताकि अमीर लोग और ट्रेडर्स अपना पैसा अपने क्लाइंट्स या फिर अपने दोस्तों को दिखा सके। आखिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जवाब आसान है, उन अमीरों को और ट्रेडर्स को कुछ यूनिक तरीके के ह्यूमंस चाहिए थे। और एक और चीज जो मैंने सुनी थी, जो बच्चे बिकते नहीं थे उनको सर्कस में बेचा जाता था, सर्कस दिखाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने इस कहानी को बेकार अफवाह समझते हुए फेंक दिया था, पर जब मैंने इस हाई रैंक वैम्पायर को देखा तो कमांडर, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम सच में अपने देश बहाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इंसान सच में बचाने लायक है या नहीं? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एवेलिन को देखते हैं, जो कि गंथर के वार से बच चुकी थी, और वह गंथर के सभी हमलों से बचते हुए उससे कहना शुरू करती है, उन लोगों ने मुझे इग्नोर किया, यहाँ तक कि जब मैंने कहा मुझे मार डालो तो उन लोगों ने मुझे मारा भी नहीं। मैं बस उन लोगों के इस टॉर्चर से तंग आ चुकी थी। मैं बस अपनी मौत के लिए भीख मांग रही थी। मेरी हड्डियां इस लायक भी नहीं थी कि मैं ढंग से खड़े हो पाऊं, और एक दिन उन लोगों ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैंने उनसे पूछा,
इतने टॉर्चर और इतने दर्द को देने के बाद आखिर वो मुझे ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा मिस्टर ऑडियंस? आप मुझे इतना दर्द देने के बाद ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? एवेलिन, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। ये युग खत्म हो चुका है और अब तुम आज़ाद हो। इसके अलावा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। तो मिस्टर ऑडियंस, मेरा आपसे एक सवाल है, आखिर ये युग क्या है? युग तो युग है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि अंत तक सरवाइव करेगा। फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कितना ही ताकतवर दुश्मन आ जाए। एक वैम्पायर बनने के बाद तुमने कई इंसानों को मारा, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे दुश्मनों के साथ हुआ है। तो ठीक है, ये कठिन और अकेलेपन से भरा हुआ मेरा परफॉर्मेंस था। उसके बाद गंतर एक ऐसा स्लैश मारता है कि उस कारेज की छत ही टूट जाती है और उसके बाद एवेलिन भी गंतर के सामने जल के खत्म हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बहाल ब्रिज के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि डिफेंस के लिए अपनी ड्यूटी पे हैं। वो दोनों इंसान गंतर की जीत के बारे में बात कर रहे होते हैं। आखिरकार एक ऐसा कॉप्स नाइट आ ही गया जिसने 2 हाई रैंक वैम्पायर्स को ठिकाने लगा दिया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है आखिर इस दुनिया में कितना हाई रैंक वैम्पायर्स होंगे? जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 8। अगर 8 में से 2 हाई रैंक वैम्पायर्स को निपटा दिया है तो टोटल 6 हाई रैंक वैम्पायर्स बचे हैं। 6 हाई रैंक वैम्पायर्स को बहाल हैंडल कर लेगा। खैर ये छोड़ो, अगर तुम्हें पता ना हो तो तुम्हें ये बता दूं कि उनके पास मटेरियल्स की काफी कमी आ चुकी है, तो हो सकता है कि हमें भी उनके साथ जंग लड़नी पड़े। अरे दोस्त, कैसी बातें कर रहा है? आखिर हम उनके साथ क्यों जंग लड़ेंगे? हम तो छोटी जमीन वाले इंसान हैं, हमें आराम से जिंदगी जीने देना यार। क्या बोलूं मैं तेरे को? ओए, तेरे को कुछ आवाज आई? ये क्या चीज है? नहीं, हमें बचाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा वैम्पायर उन दोनों को मार देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गंथर को, जिसने कुछ अजीब से कपड़े पहने हैं। गंथर भी कहता है, तुमने आखिर मुझे ये क्या पहना के रख दिया? एवेलिन बताती है कि तुमने 2 हाई रैंक वैम्पायर्स को मारा है, तो इस मोमेंट को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या सेलिब्रेट? इस खतरे के समय में हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के दिन हमारे शहर बहाल की क्वीन आने वाली है। तो गंथर, मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनसे थोड़ा अच्छे से बात करना। अब हम देखते हैं कुछ घोड़ों को जहां पर क्वीन आ चुकी है और उनका सेवक उनको एकदम प्यारे तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। क्वीन को देखकर सभी लोग अपना शीश झुकाकर उनको ग्रेट करते हैं, लेकिन गंथर नहीं। और क्वीन की नजर भी गंथर पर पड़ जाती है। राइनो भी गंथर को इशारा करते हुए उसको बताता है कि क्वीन तुमको ही देख रही है, फटाफट अपना शीश झुकाकर उनको ग्रेट करो। लेकिन गंथर इसके लिए नहीं मानता। कौन क्वीन? कहाँ की क्वीन? किसकी क्वीन? भाड़ में गई क्वीन, मुझे नहीं झुकाना। क्वीन गंथर के सामने आकर उससे पूछती है, क्या तुम भी कॉप्स नाइट एंगल हो? उसका सेवक उसको बताता है, मैजेस्टी एंगल नहीं, गंथर, गंथर नाम है इसका। हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन देखने से ये थोड़ा बदसूरत दिखता है। आखिर ये ऐसा कॉप्स नाइट क्यों बनाया जो कि इतना बदसूरत दिखता हो? खैर ये सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुमने 2 हाई रैंक वैम्पायर्स को मारा है, तो एक क्वीन होने के नाते मैं एक सिक्योर जगह को छोड़कर तुम्हारी तारीफ करने के लिए यहाँ आई हूँ। वैसे मुझे और बातें जाननी है तुम्हारे बारे में, लेकिन यहाँ पर नहीं, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया मैजेस्टी, चलो आप सभी अंदर चलो। अरे यार, इनका हेडक्वार्टर इतना गंदा क्यों है? आप कहो तो इनकी ठुकाई करूं? नहीं, रहने दो। हाँ तो कॉप्स नाइट एंगल, मैजेस्टी गंथर। हाँ, बताओ मुझे आखिर तुम्हें क्या अवार्ड चाहिए? तभी एरिन क्वीन से कहना शुरू करती है कि उनको सपोर्ट, मैन पावर और थोड़े सप्लाईज की जरूरत है। आपके पिताजी यानी कि हमारे एम्परर कॉप्स नाइट प्रोग्राम में इंक्लूड थे, और अगर ये हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो चुका है तो हम इंसानियत को बचाने के एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो मैजेस्टी, हमें बस आपसे यही चाहिए, आपका ट्रस्ट और सपोर्ट, जिससे हम इंसानियत को बचा सके। एरिन, मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मैंने तुमसे पूछा था। इसके अलावा मैं तुम्हारी इस मेहनत की तारीफ करती हूँ, लेकिन मैं अपने लिमिटेड सप्लाईज को तुम्हारे प्रोग्राम में क्यों दूं? मैंने एक दूसरा ऑप्शन सोच रखा है प्रिपेयर करने के लिए, और वो है दूसरा वेपन। मैं तुम लोगों को अपना बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं, किसी दूसरे प्रोग्राम में। ये सुनने के बाद गंथर कुछ नहीं समझ पाता। राइनो गंथर को समझाता है कि क्वीन बता रही है कि कॉप्स नाइट गंथर एक बेकार प्रोग्राम है, इसलिए वह हमको सपोर्ट करेगी किसी और वेपन को डिजाइन करने में। फिर एरिन क्वीन से कहती है कि आप कम से कम उन इंसान को एक्नॉलेज तो करो जो अपनी जान गवाकर ह्यूमन बैटरी बने हैं। एरिन की इस चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर क्वीन का सेवक एरिन को डांटता है, लेकिन क्वीन उसको शांत कराकर एरिन से कहती है कि हम कॉप्स नाइट प्रोग्राम पर काम करेंगे, लेकिन इतना नहीं जितने हम दूसरे प्रोग्राम पे काम करेंगे।
और वैसे भी एक कॉर्प्स को रीएनिमेट करना एक नाइट में सुनने में काफी बेकार लगता है। ये चीजें हमारी रॉयल फैमिली पर सूट भी नहीं करती और बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इस बात को सुनने के बाद। और जो गंथर के अवार्ड की बात आती है, उसको एक टाइटल मिलता है जो कि है काउंट, और इसके अलावा उसको अपनी बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए पार्ट्स भी मिल जाएंगे। अगर कॉर्प्स नाइट अपनी क्वीन के इस फैसले से खुश है तो वे अपने क्वीन के हाथ के ऊपर चूमे। क्वीन के फैसले को सुनने के बाद गंथर क्वीन से कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा एनोइंग हो। ये एक ऐसा समय आ रखा है जहाँ पर किसी को नहीं पता कि कौन कब मर जाए और तुम इन सब बातों को छोड़कर अपने सम्मान और गौरव की बात कर रही हो, और मुझे सच में यकीन नहीं होता कि तुम इस बेकार देश की क्वीन हो। गंथर की बात सुनने के बाद क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उस कमरे के अंदर लियोनार्ड आकर उन सभी को बताता है हमारे सिटी के बाहर के गांव में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा गया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और राइनो और गंथर ब्रिज के ऊपर होते हैं। राइनो गंथर से कहता है कि तुम्हें क्वीन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें पता भी है कि क्वीन हमें मौत की सजा भी दे सकती है। गंथर कहता है तो क्या हो गया, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम लोग आज तक जिंदा हो, वरना तुम लोग कब का मर गए होते। फिर तभी राइनो को अपने सामने एक चीज दिखती है जिसे देखकर उसको यकीन नहीं होता, और वो चीज एक बड़ा मॉन्स्टर है जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद गंथर कहता है क्या वैम्पायर इस तरीके के भी होते हैं। एरन बताती है कि ये एक बड़ा वैम्पायर है और हो सकता है कि ये वही हो, द स्टील जायंट मिरांडा। एरन बताती है मिरांडा कई सारे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है, इसलिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी और हमें इसकी वीकनेस के बारे में पता चला, और इसकी वीकनेस ये है कि इसकी कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि सूरज उगने वाला है तो मिरांडा कहीं छिप चुका है और वे सभी लोग मिरांडा का पीछा करने लगते हैं। कारेज के अंदर एरन गंथर को बताती है कि उसका दिल कहाँ होगा पता नहीं, क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी को ब्लड से कवर करके रखा है। हम मिरांडा के बारे में बस इतना ही जानते हैं, अगर हमें मिरांडा को हराना है तो हमें उसको सनलाइट में लाना होगा। तो इसका मतलब यह है कि गंथर की ये बैटल काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। राइनो उनको मैप दिखाते हुए समझाता है कि हम लोग लकी थे कि सूरज उगने की वजह से मिरांडा बाहल पर हमला नहीं कर पाया, पर वे अपने आप को छिपाने के लिए एक अबेंडेंड विलेज में छिपा हुआ है जहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स है। तो आज के पूरे दिन हमें मिरांडा को ढूंढना है। अगर हम मिरांडा को आज के दिन नहीं ढूंढ पाते तो वो अगली रात बाहल पर हमला कर देगा। अब वे लोग उस विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर उनको मिरांडा का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट दिखता है। लियोनार्ड भी अपने सोल्जर्स को प्रिपेयर करते हुए उनको मिरांडा को हर एक कोने में ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी लगती है, यहाँ पर कुछ सोल्जर्स कम हैं। जब लियोनार्ड इसके बारे में पूछता है तो उसको एक सोल्जर के थ्रू पता चलता है कि क्वीन ने कुछ सोल्जर्स को अपने पास रख लिया है अपने डिफेंस के लिए। ये पता लगने के बाद लियोनार्ड उन सभी को मिरांडा को हर एक बिल्डिंग में ढूंढने के लिए कहता है। ऑर्डर्स मिलने के बाद वे सभी सोल्जर्स लग जाते हैं मिरांडा को ढूंढने में। एरिन भी गंथर के हर एक समय का ध्यान दे रही थी और दूसरी तरफ गंथर भी तोड़फोड़ करते हुए हर एक घर के अंदर घुस रहा था, पर उसको भी कहीं भी मिरांडा नहीं दिखता। अब ऐसे ही मिरांडा को ढूंढते ढूंढते उनको हो जाती है शाम और वो लोग मिरांडा को नहीं ढूंढ पाते। अब उनको पूरा यकीन है कि मिरांडा अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए एक ऐसी जगह छिपा है जहाँ पर उनका पहुँचना मुश्किल है, लेकिन उनके पास समय भी काफी कम हो चुका है। तभी गंथर एक घर को तोड़कर उसके अंदर छानबीन करने लगता है। अचानक से गंथर को किसी की परछाई दिखती है और वे उसका पीछा करते हुए उसको रुकने के लिए कहता है। अब हमें यहाँ से कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस विलेज में जुलियस अपने एक शैडो वैम्पायर के साथ बैठा हुआ था। रात के समय उसका वैम्पायर उसको बताता है कि बंजल को एक कॉर्प्स नाइट ने मारा था और जुलियस समझ जाता है कि कॉर्प्स नाइट को पक्का बाहल के अंदर बनाया गया होगा। फिर वे वैम्पायर जुलियस से पूछता है कि मैंने बाहल के बारे में कई सारी अफवाहें सुनी है, आखिर कैसा देश है वो। तो जुलियस बताता है कि बाहल वो देश है जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। अगर मैं इन सभी इंसानों का अंत करना चाहता हूँ तो मुझे शुरुआत को ही खत्म करना होगा। किसी हाई रैंक वैम्पायर को बाहल की तरफ भेजो और उसको ऑर्डर दो कि वो बाहल को खत्म कर दें। उसके बाद वो नाइट मिरांडा को बुलाने के लिए चला जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बिल्डिंग से एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। जब राइनो वहाँ पर पहुँचता है तो वे देखता है कि गंथर ने एक भालू को मार दिया है। हे राइनो देखो, मैंने एक भालू को मार दिया वैम्पायर समझकर। वैसे ही देश के अंदर भालू कम है और तुम और भालुओं को मार रहे हो, पागल हो गए हो तुम। अरे मैं क्या करूं, इस भालू का हुलिया ही वैम्पायर जैसा था। ये देखो उसने क्या कर दिया, एक भालू मार दिया वैम्पायर समझकर। हमारे पास इन सभी का समय नहीं है, हमें इस पूरे विलेज में आग लगा देनी चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम इस विलेज में आग लगाओगे तो वो आग जंगल में भी लग सकती है। नहीं, मैंने कहा ना अब रात होने वाली है, हमारे पास ये करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इन लोगों की ये बहस
रुको, मेरी बात सुनो सब। हम लोग हार मानकर ऐसे आपस में लड़ नहीं सकते। बहाल बहुत जल्दी एक खतरे में पड़ने वाला है। हमें थोड़ा शांत होकर और ढूंढना चाहिए। याद रखना, मैं तुम लोगों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। वैसे एक बिल्डिंग है जहाँ पर मैंने अच्छे से नहीं ढूंढा, मैं उसको भी देख कर आता हूँ। पता नहीं अचानक से ये पप्पू इतना सीरियस क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी एक बेटी है जो कि बाहर में रहती है। बेटी? फिर तो बीवी भी होगी इसके पास, क्यों? नहीं, ये अपनी बेटी की काफी फिक्र करता है। मैं अभी जा रहा हूँ, एक और जगह है जहाँ पर मुझे ढूंढना है। हाँ समझ गए, चल निकल। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। रात भी होने वाली है, अब क्या करूं? ये आवाज कैसी? क्या ये आवाज इस बक्से से आ रही है? तभी अचानक से जिस बिल्डिंग के अंदर राइनो था वो बिल्डिंग टूट के गिर जाती है एक मॉन्स्टर की वजह से। राइनो भी जमीन पर गिरकर गंथर और एरिन को बताता है कि उसने मिरांडा को ढूंढ लिया है, लेकिन वे उसको नहीं मार पाया। और इसका रीजन यह है कि जब उसने वैम्पायर को ढूंढा तो वे उसको नहीं मार पाया क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। ओ, बच्चे बड़ों से भी ज्यादा सर दर्द होते हैं, तुम्हें मार देना चाहिए था। फिर मिरांडा अपने आप को जायंट की फॉर्म में ढालते हुए एरिन और गंथर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किस्मत से गंथर खुद को एरिन राइनो को बचा लेता है। क्या कोई तरीका है इससे लड़ाई करने का? मैंने तुम्हें बताया इसको नहीं हराया जा सकता। तो फिर निकल यहाँ से। अपने पैरों के नीचे सभी सोल्जर्स को कुचलते हुए मिरांडा बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। गंथर एरिन को उतारकर एक बड़े पत्थर को उठा के मिरांडा की तरफ फेंकता है, पर उस पत्थर का असर मिरांडा के ऊपर नहीं होता और फिर गंथर छलांग मार के मिरांडा के पैर पर आकर उस पर घूसों की बारिश कर देता है। लेकिन गंथर की घूसे भी किसी काम के नहीं होते क्योंकि मिरांडा की स्किन हीट हो रही थी, तो गंथर के हाथ जल जाते हैं। मिरांडा गंथर को अपने पैरों में देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गंथर मिरांडा के हाथों में नहीं आता और उसके सभी हमलों से बच जाता है। ऊंचाई में होने के कारण गंथर मिरांडा के पैर को पकड़ के लटक जाता है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के मिरांडा गंथर को पकड़कर उसको अपने सर के ऊपर लाकर घूरने लगता है। और गंथर को दिख जाती है मिरांडा की वीकनेस, जो कि उसकी चमकती हुई आंखें हैं, और मिरांडा गंथर को वहीं अपने हाथों से मसल देता है। वहीं क्वीन ओलिविया मिरांडा को देख लेती है और वह तैयार भी थी उसका स्वागत करने के लिए कई सारे नुकीले एरोस के साथ। वहीं क्वीन के ऑर्डर पर सभी सोल्जर्स एरोस को मिरांडा की तरफ शूट कर देते हैं और फिर क्वीन कहती है, मेरी इस जीत के साथ ये साबित हो जाएगा कि वो कॉर्प्स नाइट किसी काम का नहीं। उसी समय राइनो और उसके साथी गंथर की जली हुई बॉडी को ढूंढ लेते हैं जो कि टुकड़ों में बटी हुई है। राइनो गंथर के लिए रोते हुए कहता है, मुझे माफ करना गंथर, काश मेरे पे थोड़ी सी और हिम्मत होती तो मैंने मिरांडा को मार दिया होता। इस सब कुछ मेरी गलती है। तभी उनके पीछे एक चीज आके गिरती है और हम देखते हैं वो तो गंथर का सर है और बचा हुआ उसका हाथ। अबे सालो, तुम लोग मेरा फ्यूनरल कर रहे हो, मुझे बचाओ। एरिन और राइनो गंथर को लेकर वापस बाहर जा रहे होते हैं। गंथर की बॉडी डिस्ट्रॉय होने के कारण उसकी आवाज काफी धीरे आ रही थी। गंथर, तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो मेरे कान में कहो। बहन के लंड ओता तुम्हें। तुम अपनी हरकतों से नहीं बाज आओगे। वैसे मिरांडा को हराने का कोई तो उपाय होगा। अगर हम उसके सर के ऊपर हमला करें या फिर उसकी आंख। रुको, हाँ, उसकी आंख एक अच्छा टारगेट है। गंथर, तुम उसकी आंख में हमला करके उसकी बॉडी तक पहुंच सकते हो। एरिन को भी राइनो का ये प्लान पसंद आता है। तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर से कई सारे एरो मिरांडा के ऊपर शूट होते हैं। जब वे सभी एरो मिरांडा को लगते हैं तो वो भी मिरांडा को नहीं रोक पाते। भाई, कोलोसियल टाइटन की याद आ गई ये देख के। एरो उसके फेल हो जाने पर क्वीन अपने सेवक से पूछती है कि आखिर हमारा अगला प्लान क्या होने वाला है, लेकिन उनके सेवक के पास कोई जवाब नहीं होता और क्वीन समझ जाती है कि ये बहाल का अंत है। अपने सामने की हर एक चीज को कुचलते हुए मिरांडा बहाल की तरफ पहुंचने वाला था और लोग जब मिरांडा को देखते हैं तो वहां पर भगदड़ फैल जाती है। एरिन और राइनो गंथर के सर को लेकर अपने हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके थे। तभी कोई राइनो को आवाज लगाता है और हम देखते हैं वो होती है राइनो की बेटी, जो कि उसको जनरल राइनो कहती है। अपनी बेटी ऑड्री को देखकर राइनो भी काफी हैरान था। तभी ऑड्री बताती है कि वे अपने साथ कॉर्प्स नाइट की बॉडी को लेकर आई है जिस पर राइनो कई समय से काम कर रहा था। तभी राइनो को किसी धमाके की आवाज आती है और वहां पर आ जाता है कोलोसियल टाइटन, आई मीन मिरांडा। जैसे ही मिरांडा का पैर उस जगह को तोड़कर गुजर जाता है तो उसकी बेटी भी उसके साथ ही चले जाती है। लेकिन हम देखते हैं राइनो अपनी बेटी को बचा लेता है। उसने ऑड्री का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी भी पकड़ धीरे धीरे करके छूट रही थी। तभी अचानक से जिस लकड़ी को उसने पकड़ा हुआ था वो टूट जाती है। इससे पहले कि राइनो और ऑड्री नीचे गिरकर मरते, तभी वहां पे गंथर आकर अपने मुंह से राइनो के हाथ को पकड़ लेता है और गंथर को देखकर राइनो भी काफी खुश था। अब हम मिरांडा
मिरांडा को देखते हैं जो कि बहाल के हर एक जगह को तोड़ रहा होता है और लियोनार्ड वहाँ के लोगों को बहाल से बाहर निकाल रहा था उनको बचाने के लिए। तभी वहाँ पर क्वीन ओलिविया आकर लियोनार्ड को बताती है कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर वे गंथर के बारे में पूछती है तो लियोनार्ड बताता है लास्ट टाइम उसने गंथर को देखा था मिरांडा से लड़ाई करते हुए और अब वे कहाँ पर है उसको नहीं पता। ओलिविया बताती है कि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ के लोग यहीं पर मारे जाएंगे और वैसे भी अगर बहाल के सभी लोग मर गए तो ये तो अच्छा होगा, फिर उसको आंकने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये कहने के बाद क्वीन वहाँ से जाने लगती है और अब हम गंथर को देखते हैं जिसके हाथ पैरों को मॉडिफाई किया जा रहा है और उसको एक नया वेपन मिला है, छिपकली जैसा हाथ, जो कि वे रैनो की टांट पे रखता है। गंथर, तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आखिर किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम दोनों को नहीं, असल में अपनी बॉडी को बचा रहा था जो कि तुम्हारी लड़की के पास थी। गंथर, तुम हमेशा ये दिखाते हो कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा रहा होगा जब तुम किसी की परवाह करते थे। किसी की परवाह? क्या बोले हो तुम? अगर तुम्हारा मतलब एक परिवार से है तो सुनो, क्या ऐसे परिवार की मुझे परवाह होगी जिन्होंने अपने बच्चे को एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया था मरने के लिए, लेकिन मैं जिंदा रहा। सभी वॉरियर्स मेरे को एरिना में मारने में लगे हुए थे, लेकिन मैं उन सबको मारकर जिंदा रहा। इस दुनिया में हर किसी ने कोशिश करी मुझे मारने की, लेकिन कोई नहीं मार पाया। इतना सब कुछ सहन करने के बाद मुझे किसी की भी जीने या मरने से फर्क नहीं पड़ता सिवाय मेरे। उसके बाद गंथर के सभी बॉडी पार्ट्स को अटैच कर दिया जाता है और गंथर खड़ा होकर तैयार हो जाता है मिरांडा से लड़ाई करने के लिए। और इस समय गंथर के पास 4 आर्म्स भी है लाइक सुकुना। गंथर को जाते हुए एरिन उसको पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, गंथर, मुझे यकीन है कि हम लोग कल का दिन जरूर देखेंगे। एरिन की बात सुनने के बाद गंथर मिरांडा के पास चला जाता है उससे सामने से लड़ने के लिए और हम देखेंगे मिरांडा वर्सेस गंथर राउंड 2। जब मिरांडा की नजर गंथर पर जाती है तो गंथर छलांग मारकर उसके पैरों पे आ जाता है। मिरांडा गंथर को रोकने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन गंथर मिरांडा के सभी हाथों से बच के उसके सर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और फिर गंथर उसके यहाँ पर आ जाता है। फिर आखिर में मिरांडा गंथर को अपनी पीठ से हटाकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने की वजह से गंथर के 4 आर्म में से एक आर्म डैमेज हो चुका है, लेकिन गंथर फिर छलांग मारकर एक इमारत में आ जाता है जिसको मिरांडा अपनी स्ट्रेंथ की वजह से तोड़ देता है, लेकिन गंथर उसके हमले से बचकर उसके हाथ को पकड़ लेता है अपने लिजार्ड हैंड से। फिर उसको अंडरग्राउंड के अंदर एक सीक्रेट एरिया दिखता है जो कि नीचे की ग्राउंड को टूटने पर एक्सपोज हुआ है और ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस आइलैंड के अंदर एक सीक्रेट एरिया है। फिर मिरांडा गंथर को अपने हाथ से छुड़ा देता है और अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर पंच मारता है। इस लड़ाई को देखकर एरिन को गंथर की फिक्र हो रही थी और हम देखते हैं मिरांडा के इस पंच से गंथर का बायां पैर टूट चुका है। उसके बाद मिरांडा अपनी पूरी ताकत से गंथर के ऊपर पंच करता है और गंथर भी मिरांडा के ऊपर पंच करता है, लेकिन गंथर का पंच मिरांडा के सामने नहीं टिक पाता और उसका एक और हैंड टूट जाता है। अब गंथर लटका हुआ था मिरांडा की पीठ पर जहां पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। फिर मिरांडा की नजर जाती है 2 बच्चों पे जहां पे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को बचा रही है। उन दोनों भाई बहन को देखकर मिरांडा को अपनी पास्ट स्टोरी याद आती है जहां पर मिरांडा के पास एक सॉफ्ट टॉय था और वह उसको अपना एक छोटा भाई मानता था, लेकिन जो उसके फादर थे वो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे थे, एक जाइंट मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। वे अक्सर मिरांडा और उसके छोटे भाई को नशे में मारते थे और मिरांडा की इस हालत को देखते हुए लुइस सही वक्त में आकर मिरांडा को अपनी क्रू में शामिल होने के लिए कहता है और फिर मिरांडा बन जाता है एक वैम्पायर। ये सब देखने के बाद मिरांडा को लगता है कि अब वो भी एक मॉन्स्टर बन चुका है जो कि बच्चों को सता रहा है। मिरांडा का ध्यान भटकते ही गंथर उसकी पीठ से छलांग मारकर उसके सर के ऊपर अपनी पूरी ताकत से पंच मारता है। गंथर का पंच सीधा आसमान से लैंड होने की वजह से वो मिरांडा को काफी ज्यादा डैमेज देता है, जिससे मिरांडा वहीं पर मर जाता है। अब ये लड़ाई ओवर हो चुकी है जिसमें गंथर जीत चुका है और हम गंथर की हालत इस पैनल के अंदर देख ही सकते हैं। वहाँ के आसपास के लोग गंथर को काफी सस्पिशियस तरीके से देख रहे थे, क्या ये एक मॉन्स्टर है? इस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है और देखने से नहीं लगता कि ये कोई इंसान होगा। मुझे इन लोगों की सोचने से फर्क नहीं पड़ता। हे मिस्टर, आपने इस जायंट को हराकर हम लोगों की जान बचाई ना। मैं और मेरा भाई आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। बाहर में जाओ,
आपने हम लोगों की जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भाई आपको एक हीरो मानता है। उस बच्ची से तारीफ सुनने के बाद गंतर आ जाता है हेडक्वार्टर में, जहां पर उस हेडक्वार्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यही नहीं, रायनो की बेटी ऑड्री वो भी गंतर की काफी ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन खुशी खुशी में वो कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनकर रायनो भी उसको चुप होने के लिए कहता है। अगर गंतर का चेहरा थोड़ा खूबसूरत होता तो ऐसा हो सकता है कि शहर के लोग उसको हीरो मानते। क्यों यार, हीरो बनने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी थोड़ी है, बस होना चाहिए एक बड़ा दिल और एक बड़ा जज्बात जो कि लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इसी बात पर चैनल को कर दो सब्सक्राइब। फिर एरिन गंतर के कंधे पे हाथ रखकर उससे कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? तुम्हारा चेहरा तो नहीं बता रहा कि तुम मुझे देखकर खुश हो। हैं, क्या बोलूँ मैं? मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे इतने अच्छे मूड में आकर तुम्हें इंटरप्ट किया। मैजेस्टी आप। मिरांडा को हरा दिया गया है और जो मिरांडा ने तबाही मचाई है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे लोगों ने सिविलियंस को एग्जिट में ले जाकर बचा लिया था और जो वेपन्स मैंने बनाए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब बारी है तो उस इंसान की जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। राइनो, अगर तुमने बिना डरे उस वैम्पायर को मार दिया होता तो इतनी बर्बादी नहीं फैलती, तो इसकी सजा तुम्हें मिलती है मौत। ये सुनने के बाद ऑड्री एकदम घबरा जाती है और वह ओलिविया के सामने भीख मांगने लगती है राइनो की जान को बख्शने के लिए, लेकिन ओलिविया उसकी बात को नहीं मानती, ये कहते हुए कि वह अपने देश की क्वीन है और उसी को सही गलत का फैसला करना होगा और जो गलत करेगा उसको सजा मिल के रहेगी। बात तो तुम्हारी सही है, ये पप्पू सच में एक नंबर का डरपोक है जिसने उस वैम्पायर को नहीं मारा। लेकिन मैं अगर थोड़ा सोच के देखूं, सबसे बड़ी गलती उसकी है जिसने हमारी सेना को बिखेरा। तो क्वीन मुझे बताओ, क्या तुम वो नहीं थी जिसने लियोनार्ड के सोल्जर्स को बुला लिया था अपने डिफेंस के लिए? राइनो तो एक नॉर्मल सा जनरल है जिसको सजा मिल जाएगी, लेकिन आप तो एक क्वीन हो, आपके लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो उस साले अपने आप को समझता क्या है? प्रिंसेस, मुझे लगता है आप अब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ पाई हो। तुम तो। और एकदम से वहां पर वैम्पायर आकर गंथर की गर्दन को फटाफट से उड़ा देता है और वे अपने आप को एम्परर का छोटा भाई बताता है जो कि एम्परर नहीं बन पाया और उसका नाम है बेलरिक हाउंड। बेलरिक गंथर के सर को पकड़कर उसको बताता है कि उसने जुलूइस से वादा किया है कि वह कॉप्स नाइट को उसके सामने लेकर आएगा। फिर वह क्वीन के दोनों सोल्जर्स को भी मार देता है। देखो, मेरा मकसद ये था कि मैं कॉप्स नाइट के सर को ले जाऊं। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो तुम मेरे सामने से हट जाओ। और मैं तुम लोगों की जान इसलिए बख्श रहा हूँ क्योंकि मैं भी कभी रॉयल फैमिली का एक मेंबर था। बेलरिक की बात सुनकर वे सभी सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं और ओलिविया बेलरिक के सामने आकर उससे कहती है, मैंने तो बस ये एक अफवाह सुनी थी, लेकिन आज अपने सामने देख लिया कि तुम एक वैम्पायर बन चुके हो। अंकल, क्वीन ओलिविया, देखने से लगता है आप स्ट्रगल कर रही हो क्वीन की भूमिका निभाने के लिए, लेकिन फिर भी आप मेरे सामने खड़ी हो। आपको नहीं लगता आप मेरे रास्ते के बीच में आ रही हो? उसके बाद क्वीन बेलरिक के सामने से हट जाती है और बेलरिक जाते हुए क्वीन का मजाक उड़ाता है, जिसे सुनकर क्वीन को अच्छा नहीं लगता। बेलरिक बिना किसी तकलीफ के गंथर की सर को ले जा रहा था सबके सामने और कोई भी उसको नहीं बचाता। ये देखकर राइनो कहता है अगर वो ब्रिज को पार करके फॉरेस्ट में गुजर गया तो उसका पीछा करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर गहरा अंधेरा है। अगर किसी तरीके से हम सूरज उगने तक उसको रोक पाएं तो हम इसको मार सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कैसे, कौन करेगा ये काम? जब बेलरिक ब्रिज से गुजर कर जा रहा था तभी उसके सामने आ जाता है लियोनार्ड। तुम कॉप्स नाइट को नहीं ले जा सकते। कौन? तुम रोकोगे मुझे? हाँ, मैं रोकूंगा क्योंकि जिस सर को तुम ले जा रहे हो वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। देखो, जितने भी इंसान इस धरती पे हैं वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। तो इसलिए एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरे इंसान को भी मार देता है। क्या तुम सच में इन इंसानों को बचाने की सोच रहे हो? हाँ, मैं बचाऊंगा, चाहे तुम मुझसे कितना ही कुछ कहो। मुझे इंसानियत पे भरोसा है, वो एक ना तो एक दिन जरूर सुधरेगी। जैसा तुम सोचते हो इंसानों के बारे में, हर एक इंसान खुद गर्ज नहीं होता। काफी अच्छी बात कही तुमने। चलो अब तुम्हारे दम को भी आजमा लिया जाए। इसके बाद वे सभी नाइट बेलरिक के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोनार्ड अपने सभी साथियों को थैंक्स कहता है उसके साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए, लेकिन उल्टा उसके साथी उसको थैंक्स कहते हैं। इसलिए अगर लियोनार्ड उनके साथ नहीं होता तो वो लोग तो कब का मारे जाते। फिर लियोनार्ड उनको थोड़ी लंबी चौड़ी स्पीच देता है जिसकी एक्सपेक्टेशन मैंने बिल्कुल नहीं करी थी। हमारी डेथ किसी हीरो या फिर किसी स्टोरी के प्रोटैगोनिस्ट जैसी नहीं होगी क्योंकि हम
सिर्फ एक नॉर्मल नाइट्स है। तो इसलिए अगर हम लड़ाई के अंदर अपनी थोड़ी बहादुरी और अपने एफर्ट्स लगाएं तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा याद रहेंगे। लियोनार्ड की ये बात सुनने के बाद उसके साथ ही काफी खुश होते हैं और उसके साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्रेजेंट में बेल्ड्रिक ने उनके हाथ पैर काट दिए हैं और कुछ लोगों को मार भी दिया है और लियोनार्ड के तो पूरे दाएं हाथ को ही अलग कर दिया है। पर बेल्ड्रिक लियोनार्ड को नहीं मार रहा क्योंकि उसने अपनी रॉयल गार्ड की ड्यूटी को एक अच्छे नाइट की तरह निभाया है। और जब लियोनार्ड बस फॉरेस्ट के अंदर जाने ही वाला था तभी उसको कोई पीछे से आवाज लगाता है और हम देखते हैं वो होती है एरिन, जो कि बेल्ड्रिक को गंथर को छोड़ने के लिए कहती है। बेल्ड्रिक एरिन से कहता है कि अभी उसने उससे भी ताकतवर नाइट्स को मारा है, इसके बावजूद वह उससे लड़ना चाहती है। एरिन कहती है हाँ वो लड़ेगी क्योंकि इस समय बेल्ड्रिक के जो हाथ में है वो इंसानियत का भविष्य है। अगर इंसानियत को बचाने के लिए उसको अपनी जान ही कुर्बान क्यों ना करनी पड़े वो करेगी। उसकी बात सुनकर बेल्ड्रिक हंसता है और उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए उसको मारने के लिए पड़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ जलने लगते हैं। और कैसे हाथ जल रहे हैं? क्योंकि सूरज अब उग चुका है। इससे पहले उसकी पूरी बॉडी जलती हुए तुरंत खुद को उस पेड़ की शैडो में छिपा लेता है और अब बेल्ड्रिक उस पेड़ की शैडो के बदौलत ही जिंदा रह सकता है। और जब ये बात क्वीन ओलिविया को पता चलता है तो वो बेल्ड्रिक का मजाक उड़ाने लगती है। कुछ टाइम पहले तो तुम बड़ी रॉयल्टी की बातें कर रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी रॉयल्टी? अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक छोटे से पेड़ की शैडो में जी रहे हो। क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम अपने साथ लो रैंक वैम्पायर्स भी नहीं लाए? रुको रुको, तुम तो अकेले काम करने वाले हो, तुम तो किसी को अपना सबऑर्डिनेट भी नहीं बनाते है ना? हाँ ये बात सच है, मैं किसी को अपना सबऑर्डिनेट नहीं बनाता क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे आइलैंड से बाहर निकाल दिया और खुद इस आइलैंड के किंग बन गए। जरा तुम ये बताओ कि तुम क्या करने की सोच रही हो? रुको, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि तुम मुझे जलाओगी सूरज के सामने इस पेड़ को डिस्ट्रॉय करके? अगर तुम ऐसा करती भी हो तो ये रॉयल फैमिली के सम्मान में सूट नहीं करेगा। मैंने अब तक किसी को भी नहीं मारा जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं किसी डरपोक वैम्पायर की तरह भागा क्योंकि ये सब कुछ एक रॉयल फैमिली मेंबर पर सूट नहीं करता है। और ये एक सम्मान की बात है जो कि मैं इस पेड़ की शैडो में खड़ा होकर बच पाया हूँ। तो अब बताओ, क्या तुम इस पेड़ को डिस्ट्रॉय करके अपने सम्मान को खत्म करना चाहती हो एक रॉयल फैमिली के मेंबर होने के बावजूद? एरिन ओलिविया को समझाती है कि बेल्ड्रिक अपनी बातों में हमें ट्रैप करके इस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने से रोक रहा है। अपने सम्मान को याद करने से हम इंसानियत को नहीं बचा पाएंगे। मैजेस्टी, इसकी बातों पे मत आना। और दूसरी तरफ बेल्ड्रिक ओलिविया से कहता है एक रॉयल फैमिली की जिंदगी में उसके सम्मान से बड़ा और कुछ नहीं। ये बात तो तुम्हें अच्छे से याद होगी ओलिविया। अब हमें बेल्ड्रिक और ओलिविया का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे बेल्ड्रिक ओलिविया को डांट रहा था कि उसने खाना खाते समय 3 बार अपने फोक को उठाया। क्या एक रॉयल फैमिली का मेंबर इतनी ज्यादा खाते समय मिस्टेक करता है? अगर ओलिविया इतनी ही गलती करती गई तो वे एक रॉयल फैमिली का मेंबर कहलाने के लिए कभी लायक नहीं होगी। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओलिविया ने बेल्ड्रिक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और लियोनार्ड और उसके साथियों के जितने भी बचे हुए एफर्ट्स थे वो सारे खाली हो चुके हैं और इसके अलावा वे क्वीन ओलिविया के ऑर्डर को ठुकरा भी नहीं सकते। अब हम देखते हैं जिस पेड़ के नीचे बेल्ड्रिक छिपा हुआ था उसके आसपास कुछ सामान लाए जाते हैं और वहाँ पर एक ताकतवर वॉरियर आकर सभी को अपना नाम बताता है जो कि जॉन ब्रियान है और वे ब्रियान फैमिली से बिलोंग करता है। वो यहाँ पर आया है क्वीन ओलिविया के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो कि है बेल्ड्रिक को एक ही घुसंड में पछाड़ देना। एरिन सबको बताती है कि ये लोग इस समय सम्मानित खेल खेलने वाले हैं जो कि नोब्लेस के लोग काफी ज्यादा खेलते थे। इस खेल में चैलेंजर और कॉन्टेंडर को दोनों को एक एक मौका मिलेगा एक दूसरे के फेस पर पंच करने का। इन दोनों में से किसी ने भी एक बार भी पंच को अवॉइड किया या फिर अपना एक भी कदम पीछे रखा तो वो हार जाएगा। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये खेल एक लड़ाई है। जब तक कोई भी बंदा पीछे नहीं हटता तब तक ये खेल चलता रहेगा। जब भी नोब्लेस फैमिली के बीच में लड़ाई होती है तो उस फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव अपने 5 मेंबर्स भेजता है लड़ाई के लिए और अगर सामने वाली पार्टी के पास कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसको उन चारों से अकेले लड़ना होगा और अगर उन चारों में से किसी एक ने भी उसको हरा दिया तो ये खेल खत्म हो जाएगा। अब बीरन पूरी तरीके से पंच मारने के लिए तैयार था और उसको ये बात अच्छी तरीके से पता थी अगर उसने उस वैम्पायर को हरा दिया तो उसकी किंगडम के अंदर काफी अच्छी इज्जत हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्परर बन जाए क्वीन ओलिविया से शादी करके। अब उनकी लड़ाई के बीच में एक रेफरी आ जाता है और उनको रूल समझाता है कि उनको एक दूसरे के पंच को अवॉइड नहीं करना और अगर किसी ने भी अपना एक भी कदम पीछे रखा तो वो तुरंत हार जाएगा। बैटल के स्टार्ट होते ही बीरन अपने पंच को टाइट करके बेल्ड्रिक के फेस पर पंच मारता है और सबको लग रहा था कि बेल्ड्रिक इस पंच से हार गया लेकिन उसके सर का कचूमर बन जाता है लेकिन वो टस से मस नहीं होता और वो अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा है। और अब बारी है बेल्ड्रिक की। रुको दोस्त, अभी हम लोग कुछ बात कर सकते हैं।
और आप लोग देख ही सकते हो कि ब्रियन तो बेलरिक के एक पंच से ढेर हो चुका है और अब बारी है अगले बंदे की। उसके बाद वहां पर अगला बंदा आता है जिसका नाम है निकोलो ब्रिन और ये देखने से काफी हट्टा कट्टा पहलवान है। आज तक मेरे पंच से कोई भी नहीं बच पाया, देखते हैं तुम कैसे बचोगे। मैं इसके वाइटल पॉइंट पे पंच मारूंगा जिससे इसका एक कदम तो पीछे आ ही जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रेन फैमिली क्या कर सकती है। हम देखते हैं कि ब्रेन के इस ताकतवर पंच से बेलरिक की बॉडी टेढ़ी हो जाती है लेकिन उसका एक भी कदम पीछे नहीं आता। ये देखकर ब्रेन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, भाई ये क्या है, ये मुझे किससे लड़ाया जा रहा है। और अब ये थोड़ा सीरियस पॉइंट है क्योंकि अब बारी है बेलरिक की। लो भाई, 2 अपोनेंट हो चुके हैं ढेर, अब आ चुका है तीसरा बंदा। मेरा नाम है जोसेफ रैम्बलर। लड़ाई से पहले सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है अपने अपोनेंट की वीकनेस को देखना। और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी वीकनेस का पता लगा लिया है और तुम्हारी वीकनेस है। अरे ये क्या, बेलरिक तो उसको कहने का कुछ मौका ही नहीं देता और उसको एक ही पंच में ढेर कर देता है। अब ये देखकर सबकी उम्मीद टूट चुकी थी और किसी को भी नहीं लग रहा था कि अब वो लोग गंतर को बचा पाएंगे। लेकिन एरिन कहती है रुको, अभी हमारा एक और कंटेंडर है जो कि इसको हरा सकता है। अब हम देखते हैं क्वीन ओलिविया को जो कि बेलरिक से कहती है कि उसका 4th कंटेंडर होगा गंथर। सबसे पहले तो बेलरिक इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, लेकिन जब क्वीन कहती है क्या तुम गंथर से डर रहे हो, क्या तुम डरते हो कि तुम्हारी हार काफी ज्यादा शर्मनाक होगी, और इसके अलावा तुम तो खुद को रॉयल फैमिली के सबसे ईमानदार मेंबर कहते थे, क्या तुम हमारे वॉरियर से डर रहे हो जो कि तुम्हें हरा देगा। ये सुनकर बेलरिक की किलस जाती है और वो मान जाता है गंथर को देने के लिए। लेकिन अगर क्वीन ओलिविया ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा, क्योंकि उनके बीच में एक शाही वादा आया है। अगर ओलिविया ने इस वादे को तोड़ दिया तो ये उसकी पोजीशन के लिए काफी बेकार होगा। और जब गंथर अपनी मेन बॉडी में फिट होता है तो उन सभी से पूछता है आखिर ये सब क्या बकवास चल रहा था, सब लोग एक एक करके उस वैम्पायर से क्यों लड़ रहे थे। एरिन गंथर को बता देती है इस खेल के बारे में और गंथर इन सभी को काफी अजीब कहता है। तभी क्वीन गंथर के पीछे आकर उसको बताती है अगर उसने बेलरिक को हरा दिया इस खेल में तो वो राइनो के एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर देगी, और इसके अलावा वो इस खेल में चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके रॉयल फैमिली के रूल्स के खिलाफ है। गंथर क्वीन के ऑर्डर को मान लेता है क्योंकि इसमें राइनो की जान बच रही है। और अब अगला सीन हम शाम का देखते हैं जहाँ पे गंथर को एक नया हैंड फिट करा गया है और गंथर इस हैंड के बारे में पूछता है तो एरिन बताती है कि ये हैंड अभी भी इनकम्प्लीट है और इस हैंड से गंथर की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और जो कलर्स इस हैंड के अंदर आ रहे हैं वो कलर्स कमांडर लियोनार्ड और उसके साथियों की स्किन के हैं, जो कि गंथर को काफी गंदा लगता है। तभी एरिन थोड़ा सीरियस होकर गंथर से कहती है कि ये सुनने में काफी अजीब लगता है, तुम कहते हो कि तुम्हें किसी की भी जान की परवाह नहीं तुम्हारे सिवाय, लेकिन जो ये तुम्हारी बॉडी बनी हुई है ये दूसरों के सेक्रीफाइस से ही बनी हुई है। एरिन की बात सुनकर गंथर थोड़ा सीरियस हो जाता है और तैयार हो जाता है इस मुक्केबाजी खेल के लिए। और अब रात के समय गंथर और बेलरिक ब्रिज के एकदम बीचों बीच खड़े हैं। बेलरिक थोड़ा अपने अंदर हंसते हुए सोचता है कि ये बेवकूफ ओलिविया ये भी नहीं जानती कि इस समय मैं क्या बन चुका है। इस समय मैंने अपने पैरों के जॉइंट को अपने हाथों से पकड़ के रखा है, भले ही मेरी अपर बॉडी हिल जाए लेकिन नीचे के पैर कभी नहीं हिल सकते। मैंने स्कॉप्स नाइट की ताकत के बारे में बहुत कुछ सुना है, चलो आज इसकी ताकत को देख लिया जाए। बेलरिक अपने इन्हीं ख्याल में मस्त था, तभी गंथर का पंच उड़ते हुए आता है और आवाज आती है और ये क्या, हम देखते हैं गंथर के इस पंच से तो बेलरिक की गर्दन ही अलग हो जाती है। पर ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि बेलरिक का एक भी कदम अभी पीछे नहीं हटा है। बेलरिक अपने सर को फिर से हील करके गंथर के ऊपर अपनी पूरी ताकत से पंच मारता है। बेलरिक के पंच मारने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एरिन और बाकी के सभी लोग गंथर के सीधा खड़ा होने के लिए उसके मुंह के अंदर स्टील का माउथ डाल रहे हैं। और जब बेलरिक गंथर के फेस पर पंच मारता है तो उसको कुछ नहीं होता और वो भी सीधा खड़ा रहता है। फिर गंथर अपना दूसरा जवाबी हमला करता है बेलरिक के फेस पे, जिससे बेलरिक का टांग उठ चुका था लेकिन वो पीछे नहीं हटा है, याद रखना। फिर बेलरिक गंथर के फेस पे पंच मारता है पर गंथर भी नहीं हिलता, भले ही उसके पैर हिलते हैं। उन दोनों की इस लड़ाई को देखकर किसी को लग नहीं रहा था कि ये लड़ाई खत्म होगी। अब बेलरिक को भी समझ में आ रहा था कि उसके हारने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे भी वो तो एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, वो एक ऐसे इंसान से कैसे हार सकता है जिसका कोई नाम ही नहीं। वे ये सब कुछ सोचते हुए थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और
गंतर को बताता है कि किंग होने के लायक सिर्फ वो था, ना कि उसका बड़ा भाई। उसने जिंदगी भर अपने मान और सम्मान को बचा के रखा ताकि वो एक रॉयल फैमिली का मेंबर कहला सके, लेकिन तब भी वो एक सच्चा राजा नहीं बन सका। और जब उसके बड़े भाई को पता चला कि उसने राजा बनने की कोशिश करी थी, तो ओलिविया के फादर उसके दोनों हाथों को काट देते हैं, उसके माइंड में ये याद दिलाने के लिए कि सच्चा राजा सिर्फ वही है और कोई नहीं। लेकिन गंतर को इस राजा रानी के खेल से फर्क नहीं पड़ता और वे उससे कहता भी है, पता नहीं कैसी अजीब फैमिली है तुम्हारी। अपनी रॉयल फैमिली की बेइज्जती सुनने के बाद बेलरिक उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन गंतर उसके पंच से बच जाता है और एकदम से उसकी पेट पर अपना पंच मारता है। और ये देखकर सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि गंतर ने रूल्स को तोड़ा है। ये देखकर बेलरिक गंतर से कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है। गंतर उससे कहता है कि उसको क्यों परवाह होगी रॉयल फैमिलीज के रूल्स की, वो तो इस फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता। और अचानक से बेलरिक देखता है कि उसकी ब्लड कंट्रोलिंग एबिलिटी कम हो चुकी है और वे खुद को हील नहीं कर पा रहा। और अगर एक हाई रैंक वैम्पायर अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो इसका साफ साफ मतलब है कि उसके दिल में डैमेज है। क्योंकि गंतर ने ठीक उसके चेस्ट पे पंच मारा था, तो ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में डैमेज आया हो। फिर गंतर उसकी गर्दन पकड़कर उठा देता है और उससे कहता है चला जा, अब असली लड़ाई करते हैं। बेलरिक अभी भी गंतर को गाली दे रहा था क्योंकि उसने रॉयल फैमिली के रूल्स को तोड़ा है और साथ में उसके वादे को भी। पर गंतर इस चीज की बिना परवाह करे बेलरिक के सर के ऊपर एक पंच खिंचा के देता है। और जब क्वीन ओलिविया देखती है कि गंतर ने चीटिंग करी है, वो उसके पंच से बच गया और उसने उसके रॉयल फैमिली के रूल को भी तोड़ा है, तो वो उस पर सच में काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि ये बस्टर्ड मुझसे नहीं बचेगा। लेकिन उसका सेवक पैट्रिक उससे कहता है, क्वीन ओलिविया मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। क्यों भाई लोगों, तुमने भी कुछ देखा यहाँ पर अभी कुछ क्या हुआ था? और वो लोग भी मना कर देते हैं, नहीं भाई हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद पैट्रिक वहाँ पर रिकॉर्ड लिखने वालों से भी कहता है, क्या तुमने भी कुछ नहीं देखा ना? वो लोग कहते हैं नहीं भाई हमने कुछ नहीं देखा, और हम यही लिखेंगे कि वो वैम्पायर गंतर के 4th पंच से ढेर हो गया। बहुत बढ़िया। अब आगे की जनरेशन को बस यही बात पता होनी चाहिए कि क्वीन ओलिविया ने एक ऐसे कॉन्टेंडेंट को चुना जिसने अपने 4th पंच से उस वैम्पायर को ढेर कर दिया। उसके बाद क्वीन ओलिविया भी अपना दिमाग लगाती है और आप लोग तो समझ ही चुके हो ना कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ भाई ये लोग पूरी हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद क्वीन ओलिविया थोड़ी हंसती और कहती ये तो कोई चीटिंग थी नहीं, अगर हिस्ट्री में ये लिखा जा रहा है तो लेट्स डांस। अब हम गंतर को देखते हैं जिसने बेलरिक के फेस पर पंच मार मार कर उसके सर का बुरा हाल कर दिया है और बेलरिक उससे जान की भीख मांग रहा है कि वे उसको छोड़ दें। लेकिन हमारा गंतर है हरामी, वो उसको तब तक मारेगा जब तक सूरज ना उग जाए। और जब गंतर बेलरिक को पंच मारने वाला था तभी बेलरिक कहता है कि वो रुक जाए, वो उसको जुलुइस के लोकेशन के बारे में बताएगा। गंतर भी रुक जाता है और कहता है कि ये तो वही वैम्पायर है ना जिसने ये सब कुछ क्रिएट करा है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें जुलुइस के पास ले जाऊंगा और तुम उसका काम तमाम कर सभी ह्यूमैनिटी को बचा लोगे। तो ये सौदा बुरा नहीं है, इस सौदे को ठुकराना मत। अच्छा जी, कोई बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अगर जुलूस मर जाएगा तो तुम भी मर जाओगे। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करूंगा, लेकिन रॉयल फैमिली के वादे से भी ज्यादा एक वैम्पायर का वादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने जुलुइस के साथ वादा किया था कि मैं कॉर्प्स नाइट को उसके पास लेके जाऊंगा, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको उसके पास ले जाऊं, और इसके बाद आके क्या होता है और क्या नहीं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। गंतर कहता है मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, इस बात पर तुम मुझसे और 4 घूंसे खाएगा। उसके बाद भाइयों होना था क्या, गंतर पूरी रात उसके फेस पर पंच मारता है और उसके बाद उसको कई सारी चैनों में बांध दिया जाता है, जहां पर एरन उससे पूछती है कि अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम हमें जुलुइस के पास ले जाओगे है ना? बेलरिक कहता है करेक्ट, लेकिन सबसे पहले मेरी ये बेड़िया खोलो, मुझे इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। भले ही मैं एक वैम्पायर बन चुका हूँ लेकिन तब भी मेरा सम्मान और मेरा पद अभी भी एक रॉयल फैमिली का है। इसकी माँ का, तो फिर से रॉयल फैमिली की बात करने लग गया। दो क्या? अरे गंतर भाई सब चिल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग मुझे कैसा रखते हो। फिर एरन बेलरिक से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें इंसानों को हार्म पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये तुम बताओगे कि आखिर तुम वैम्पायर क्यों बने? बेलरिक थोड़ी अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करते हुए बताता है कि मैं एक रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ। भला मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं? क्योंकि एक रॉयल फैमिली का मेंबर कई सारे सीक्रेट्स अपने अंदर रखता है। आज मैं तेरी ये सीक्रेट्स की ऐसी की तैसी करता हूँ, रुको भी। अरे गंतर भाई सब क्या हो गया आपको? मैं तो बस ऐसी बात कर रहा था, माफ कर दो, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो बेलरिक से सारी चीजें उगलवा लेते हैं और जाते हुए एरन गंतर से कहती है कि हम बेलरिक की बात पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सामना अब जुलुइस से होने वाला है, तो हमें अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना होगा। रैनो भी कहता है कि इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है गंतर की बॉडी को मॉडिफाई करना। और एकदम से एरन देखती है कि उसके नोज से ब्लड निकल रहा है, ब्लू और रेड कलर का, और फिर पता नहीं कैसे वो गंतर और रैनो के सामने वहीं पर बेहोश हो जाती है।
इसके बाद फिर एरन को वहां से ले जाया जाता है और वो लोग देखते हैं कि एरन को काफी तेजी से बुखार है और उसकी ब्रीथ भी काफी साफ हो चुकी है। तो इसलिए वो लोग एरन को ठीक करने के लिए उसके कपड़े उतारते हैं और जैसे ही गंदर अपने सामने देखता है तो वो टोटली शॉक्ड था, क्योंकि एरन की आधी बॉडी मैकेनिज्म की थी। और जब गंदर इसके बारे में पूछता है तो राइनर उसको बताता है कि एरन की आधी बॉडी के अंदर लिक्विड मेडिसिन और ड्रग्स है और जो मशीन्स हमने उसकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल करी है वो उसके बॉडी के अंदर के सारे टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करती है। इसी के साथ कुछ डिवाइसेस उसके इंटेस्टाइन के अंदर भी इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमने इसी रीजन की वजह से उसके फूड मेन्यू को फिक्स्ड करके रखा है, जैसे कि सूप। एरन के बारे में ये बातें पता लगने के बाद गंथर भी शॉक्ड था कि अब तक एरन जिंदा कैसे है। इसके जवाब में राइनर बताता है इसी रीजन की वजह से एरन उनके लिए काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि वो काफी मेंटली स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये बात राइनर के लिए भी काफी हैरानी की है कि एरन इस दर्द को कैसे सह पाती होगी। फिर गंथर राइनर से एरन के ठीक होने के बारे में पूछता है तो राइनर बताता है कि एरन का बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो चुका है और पास भी उन्होंने किसी भी ह्यूमन बैटरी के ऐसे केस को डिस्कवर्ड नहीं किया था। लेकिन कभी राइनो एक चीज नोटिस करता है कि गंदर को एरन की फिक्र होती है, क्या वो उसको पसंद करता है। इसके जवाब में गंदर उसको कहता है कि नॉनसेंस बातें मत करो, वो मेरी ह्यूमन बैटरी है, अगर मुझे बैटरी नहीं मिलेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर इसके बाद एक मेंबर आकर राइनर को बताता है कि एरन की ब्रीथिंग वापस नॉर्मल हो चुकी है और अब तक हम इस बात को नहीं जान पाए कि एरन ऐसे अचानक से कैसे गिर गई। और इसके अलावा वो एरन की हेल्थ को लेकर कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि आगे उसके साथ क्या होगा। एरन की हेल्थ पहले से ठीक है, ये सुनकर गंथर एरन को खुद से चार्ज करने लगता है और साथ ही में उसको ये भी बताता है कि उसकी बैटरी फुल नहीं है, उसकी बैटरी आधी हो चुकी है, उसको चार्ज करना होगा। और ये पता लगने के बाद राइनर गंथर से कहता है आखिर तुम कैसे हो, तुम किसी अनकॉन्शियस बंदे से खुद को चार्ज कर रहे हो बिना उसके होश में आए, तुम सच में डिस्गस्टिंग हो। फिर इसके बाद राइनर गंथर को बताता है कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से चार्ज तब तक नहीं कर सकता जब तक एरन अच्छे से अपनी फुली स्टेट में ना आ जाए। जब तक एरन ऐसे ही बेहोश रहेगी तब तक उसकी एनर्जी प्रोवाइड करने की पावर स्लो रहेगी और इसकी कोई गारंटी नहीं कि गंथर अभी भी एरन के अनकॉन्शियस स्टेट से खुद को फुली चार्ज कर पाएगा। बट हाँ, इससे एक फायदा रहेगा कि उसकी एनर्जी ज्यादा स्पीड से नीचे नहीं जा पाएगी, वो स्लोली जाएगी, इसलिए गंथर के पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया है। फिर गंथर कहता है अब मैं यहीं पर इसके साथ बैठा रहूंगा, खुद को इससे कनेक्ट करके। फिर साथ ही में राइनर गंथर को ये भी बताता है कि मैं इस चीज की भी गारंटी नहीं ले सकता, अगर फिर से एरन की कंडीशन खराब होने लगी तो तुम्हारी एनर्जी फिर से उसी लेवल तक डाउन होती जाएगी। ये पता लगने के बाद गंथर कहता है ऐसे मरने से अच्छा तो मैं वेम्पायर से लड़कर मरूं। राइनर भी गंथर की प्रॉब्लम समझ सकता था, लेकिन वो इस समय एक वेम्पायर से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा कुछ ना करने से अच्छा वो कुछ करे, वह एरन का केयर कर सकता है। और जब तक गंथर एरन का ध्यान रखेगा तब तक राइनो अपनी पूरी टीम को गैदर कर लेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और ये काम करने के अलावा गंथर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो एग्री कर जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है इवनिंग का, जहाँ पर गंथर अपनी एनर्जी लेवल चेक करता है, जहाँ पर उसने कई घंटे बचा लिए होते हैं। और फिर तभी उसको एरन की आवाजें आने लगती है और ये आवाजें सुनने के बाद गंथर को लग रहा था कि एरन थोड़ी सी पेन में है, इसलिए वो उसके सर पर गीला कपड़ा रख देता है। फिर उसके बाद वो एरन को देखते हुए सोचता है कि इसके छोटे से चेहरे को देखो, इसके नाक और होठ कितने छोटे हैं, यहाँ तक कि हाथ भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतने कमजोर शरीर के साथ ये अपने इस पेन को कैसे छिपा सकती है। फिर तभी उस रूम के अंदर आ जाती है राइनर की बेटी ऑड्री और जैसे ही वो गंथर को देखती है एरन का हाथ पकड़े हुए तो वे कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे बीच में इंटरप्ट किया, मैं तुम्हारे लिए वाटर बकेट लाई थी, इसको मैं यहीं पे रख के जा रही हूँ और अब तुम अपना काम कर सकते हो। रूम से बाहर निकलते ही वो सभी को चिल्लाते हुए बताने लगती है कि गंथर ने एरन का हाथ पकड़ा हुआ है। ये सुनकर गंथर उसको समझाने लगता है कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब यहाँ से अगला सीन हम रात का देखते हैं, जहाँ पर गंथर अभी भी एरन का ध्यान रख रहा था और एरन को देखकर उसको वो दिन याद आता है जब एरन ने उससे कहा था कि गंथर जिंदा लौट कर आना। एरन की इन्हीं सब मेमोरीज को याद कर गंथर दुआ मांगने लगता है कि एरन जल्दी से ठीक हो जाए। अब यहाँ से अगला सीन हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पर गंथर चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैम इट, मैंने इसका हर एक ध्यान रखा, यहाँ तक कि सब कुछ किया, प्रे भी करी, लेकिन ये अब तक ठीक नहीं हुई और इसके अलावा मेरे पास
एनर्जी लेवल भी कम बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा टाइम तक टिक पाऊंगा। वहाँ पर खड़ा रायनर गंथर को शांत कराता है और साथ ही में उससे ये कहता है कि जब तक एरन ठीक नहीं हो जाती तब तक हमें एक और ह्यूमन बैटरी की जरूरत होगी। और रायनर ने इससे आगे का सारा बंदोबस्त कर लिया है कि वह अब एक और नई ह्यूमन बैटरी बनाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग एरन की बॉडी को ले जाते हैं उसके पार्ट्स को कॉपी करने के लिए। और जब गंथर भी उनके साथ जा रहा था तभी उसको अपने सामने एक बड़ी सी दीवार दिखती है जहाँ पर कई सारे लोगों के नाम लिखे थे। जब गंथर इसके बारे में पूछता है तो रायनर उसको बताता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ गंथर, ये उन लोगों के नाम है जो कि ह्यूमन बैटरी बनने में फेल हो गए थे और अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर रायनर के साथी आते हैं जो कि उसको बताते हैं कि ह्यूमन बैटरी रेडी करने के लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। जब गंथर रायनर से पूछता है कि आखिर वो कितनी ह्यूमन बैटरी तैयार कर रहे हैं तो इसके जवाब में रायनर बताता है इस वक्त उनके पास काफी कम इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए वो सिर्फ एक ही ह्यूमन बैटरी रेडी कर सकते हैं। गंथर को रायनर की बात सुनकर दाल में कुछ काला लग रहा था और जब वो रायनर से इसके बारे में पूछता है तो रायनर उसको बताता है कि उसने अपनी लंबी जिंदगी जी है, लेकिन उसकी इस लंबी जिंदगी के अंदर उसके अंदर इतना भी गट्स नहीं था कि वे वैम्पायर को मार पाए। और उसको ये भी लगता है अगर वो इस बार भी भागा तो इससे ये साबित होगा कि वो ऑड्री की हिफाजत करने के लिए काबिल नहीं है। तो इसलिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथ में लेकर ये फैसला किया है कि वह खुद ह्यूमन बैटरी बनेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रायनर को जो कि ऑपरेशन रूम में बैठा हुआ गंथर से कहता है कि ह्यूमन बैटरी रेडी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और अगर गंथर की एनर्जी ऑफ हो जाती है तो गंथर के ब्रेन रूट्स को खत्म होने से पहले ही रायनर उसको सेव कर लेगा जब वो ह्यूमन बैटरी बन गया। तो इसके बाद गंथर पूछता है क्या होगा अगर तुम ह्यूमन बैटरी बनने में फेल हो गए तो। इसे सुनने के बाद रायनर थोड़ा सा खामोश होकर गंथर से कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रायनर को जिसकी पूरी नसें नीली पड़ चुकी है और जब गंथर इसके बारे में पूछता है तो उसको बताया जाता है कि ड्रग्स और मेडिसिन को इंजेक्ट करना रायनर की बॉडी के अंदर सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके आगे उनको अपना सेकंड एंड फाइनल ऑपरेशन करना है जिससे रायनर ह्यूमन बैटरी बनेगा। इसके बाद वहीं पे लेटा रायनर गंथर से कहता है कि ऑपरेशन के सक्सेस होने के 50% चांसेस है और साथ ही में वह गंथर से उसकी एनर्जी लेवल भी पूछता है, जहां पर गंथर उसको बताता है कि उसकी एनर्जी सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही बची है। ये सुनकर रायनर अपनी जगह पे बैठकर गंथर को एक राज की बात बताता है कि ऑड्री उसकी बेटी नहीं है। ये सुनकर गंथर शॉक्ड, मुझे तो पता ही था, तेरी शकल और उसकी शकल में जमीन आसमान का फर्क है। अब बता गंजे, तूने उसको कहां से किडनैप किया था? रायनर गंथर को बताता है कि उसने ऑड्री को किडनैप नहीं किया, ये उस वक्त की बात है जब उसके साथियों ने उसको धोखा दे दिया था और उसने अपने साथियों को एक अपने परिवार की जैसा माना था। और इस धोखे के बाद रायनर पूरी तरीके से टूट चुका था, गली में किसी भिखारी की तरह। जहां रायनर अपने मरने का इंतजार कर रहा था तभी एक छोटे से हाथ उसको ब्रेड का टुकड़ा देते हैं और वो छोटे हाथ और किसी के नहीं ऑड्री के थे, जिसकी कहानी कुछ रायनर जैसी ही थी क्योंकि ऑड्री के माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया था और ऑड्री ने ही रायनर को एक जीवन जीने की रोशनी दी। और उस दिन के बाद से रायनर ऑड्री का कर्जदार हो गया और उसने ठान लिया कि वह ऑड्री का सच्चा बाप बनेगा। इस क्रूल वर्ल्ड में ऑड्री ही रायनर के लिए सब कुछ है और रायनर को होप है कि गंथर को भी ऐसा कोई इंसान मिलेगा। फिर उसके बाद रायनर के सेकंड ऑपरेशन का समय आ जाता है और वो मेंबर्स रायनर को अपने साथ ले जाते हैं और वह लोग रायनर की बॉडी के अंदर कई सारी मेडिसिन को इम्प्लांट करते हैं। और दूसरी तरफ हमें गंथर को भी दिखाया जाता है जो कि एरन के पास बैठा हुआ कहता है, मेरे पास इस वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे हाथ में है और वो है सर्वाइव। ये कहते ही गंथर की एनर्जी लेवल खत्म हो जाती है और एक बीप की आवाज के साथ गंथर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सीन में हमें उसी पत्थर को दिखाया जाता है जिस पर ह्यूमन बैटरीज के नाम लिखे थे जो कि फेल हो चुके थे और वहां पर एक मेंबर आकर किसी का नाम लिखने लगता है और वो नाम लिखा गया था राइनो का, जो कि ह्यूमन बैटरी बनने में फेल हो चुका है। अब यहाँ से हमें 12 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि राइनो एक ह्यूमन बैटरी बनने में सर्वाइव तो कर चुका था, लेकिन उसने अपने मेंबर से कहा था कि वे खुद पे हुए ह्यूमन बैटरी के प्रोजेक्ट को एक फेलियर की तौर पे रिकॉर्डेड करे क्योंकि वो सिर्फ 12 दिन तक की एनर्जी देने में सक्षम था। और ये बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी, क्या ये कोई मिरेकल था या फिर रायनर की विल पावर जो कि इसको 12 दिन तक जिंदा रखने दे रही थी। लेकिन एक और मिरेकल 11वें दिन हुआ जो कि है एरन का कॉन्शियस आना। उस दिन के बाद से एरन का शरीर काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन तब भी वो शक्ति जुटाकर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती थी। और जब रायनर ने एरन को उठते हुए देख लिया
तो उस दिन के बाद से रायनर की हेल्थ काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई और वो अपने लास्ट मोमेंट में था जहाँ पर वो अपनी बेटी ऑड्री से कहता है कि लाइफ का दूसरा नाम सफरिंग है और मुझे नाज है कि मैं इस ब्रूटल वर्ल्ड में तुम जैसी अपनी बेटी से मिला। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो जो कि मेरी लाइफ में एक होप बनकर आई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर इसके बाद राइनो वो सारे वक्त याद करता है जो उसने ऑड्री के साथ बिताए थे, साथ में खाना खाना, नया घर ढूंढना और एक बाप बेटी का पवित्र रिश्ता भी, और साथ ही में वो दिन भी जो कि राइनो के लिए काफी अजीब था जब ऑड्री ने उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलाया था। और अपनी बेटी के साथ इन्हीं बिताई गई ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करके राइनो अपनी आंख बंद कर देता है और ऑड्री वहीं पर बैठी राइनो के लिए काफी ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है इवनिंग का, जहाँ पर गंथर और एरन साथ में बैठे थे और एरन गंथर को बताती है कि कल उन्हें जूलियस को ढूंढने के लिए निकलना है जैसे कि बेलब्रिक ने उनको बताया है। और इसी के साथ गंथर एरन से ये भी पूछता है कि वो इतनी शांत कैसे है रायनर के चले जाने के बाद भी। गंथर की बात सुनकर एरन अपनी किताब बंद कर कहती है कि रायनो की यही चीज उसे मोटिवेट कर रही है कि वे जूलियस से बदला लें। फिर गंथर भी कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा देखकर खुश हूँ, अब चलो तुम्हारे चेहरे में वो ब्लू कलर की लाइन तो नहीं आ रही। और गंथर की ये बात सुनकर एरन मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखती है। अब यहाँ से अगला सीन हम रात का देखते हैं जहाँ पर एरन सो रही होती है और गंथर उसी के पास बैठ अपने आप को चार्ज कर रहा था। फिर तभी ही उसको एक आवाज आती है जहाँ पर एक बंदा उन्हीं के रूम की तरफ आ रहा था और जैसे ही वो बंदा डोर खोलकर इनके रूम में एंटर करता है, गंधर फटाफट से अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर चढ़ा देता है और हम देखते हैं वो बंदा होता है क्वीन का सेवक। गंतर उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, तो वो बताता है कि गंतर तुम डरो मत, मैं यहाँ पर क्वीन के ऑर्डर पर नहीं आया ही। सबसे पहले तुम माफ कर दो, मैंने अब तक जो भी तुमसे कहा इसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ और मुझे जनरल राइनो की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुम मुझे उस घमंडी क्वीन जैसे तो नहीं लगते। खैर तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? मैंने सुना था कि कल तुम अपनी जर्नी में जा रहे हो जूलियस को ढूंढने के लिए। तुम इससे पहले निकलो, एक बंदा है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस एरन को उठा देता हूँ, वो हमारे साथ चलेगी। मत उठाओ उसे, वो तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। क्या? बिना अपने आप को चार्ज करे मैं बस 2 घंटे ही रह पाऊंगा, और क्या होगा अगर अचानक से किसी वैम्पायर ने हम पर हमला कर दिया तो? अब बस ये मत कहना कि उस बंदे से मिलना यहाँ पर मौजूद जिंदा लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल गंथर, तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन वो बंदा सच में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी बंदे की वजह से ये हमारा देश बाहल यहाँ पर मौजूद है जो कि हमारे किंग ऑफ किंग्स है। और क्या गंथर, तुम इस बात को लेकर क्यूरियस नहीं हो कि इंसान और वैम्पायर्स के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो दो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? अगर ऐसी ही बात है तो बताओ मुझे, आखिर वो कहाँ पर है? तो ठीक है, जरा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। सो गाइस, इसी के साथ कॉप्स नाइट के सीजन का एंड होता है और यहाँ से सीजन 2 स्टार्ट होगा। And guys, I hope you watched this series and enjoyed it. If you loved this series, like the video and share your friends. और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मानवास डेली देखनी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जहां पर मैं आपके लिए ऐसे ही मानवा लाता रहूंगा। तो अभी के लिए मैं इजाज़त लेता हूं, अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।